ओके सो हाय व्यूअर्स, जो भी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे हमको लाइव देख रहे हैं, मतलब लाइव इन द सेंस ये रिकॉर्ड हो चुका है। सो आज का जो टॉपिक है कि बेसिकली जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मेरा मकसद था कि एक तो आप भी इंस्पिरेशन हो, कि एक इंस्टाग्राम पे जैसे आप करते हो, पोस्ट बनाते हो, खुद की बुक लिख चुके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी इंस्पिरेशन जो सेम एज ग्रुप में हम लोग हैं और कर रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन आती कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो लाइक मेरे लिए तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से, घर में जैसे पले बड़े हैं या जो भी है। तो फिर वेद और साइंस जो मॉडर्न वे में बहुत ही डिस्टेंट देखा जाता है, एक है ना, कि वेद कहाँ आप ऐसे लेफ्ट के भाषा में बात करें, या जो मॉडर्न लेफ्ट का भी डेफिनेशन हो गया है, या फिर कहीं कोई पिछली जाति जनजाति की बातें लेके आ जाते हैं सनातन धर्म में, कि इसमें तो जातियों में बटी हुई है। और ये बहुत सारी चीजें जो अपनी खुद की गलत इंटरप्रिटेशन के बाद ये जो वेद इन समझते हैं और जो मॉडर्न विज्ञान समझते हैं, इन दोनों को एक तुल्य करके जब बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि इसमें बहुत सारी दूरियां हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? और शुरुआत करने से पहले एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दो। ओके सो नमस्ते विपुल फर्स्ट ऑफ ऑल। नमस्ते भाई। और मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। आई एम बेसिकली अ साइंस एंथुसियास्ट जो कि हम्म। क्यूरियोसिटी से इसका सब कुछ स्टार्ट हुआ है। और बेस साइंस एंड मैथ्स एज अ वही साइंस एंथुसियास्ट के लिए मैंने स्टार्ट किया, तो एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए जहाँ पर सभी एक सिमिलर माइंडसेट के लोग आके डिस्कशन कर पाए ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और बेसिक जिसका मेरा एम था कि सभी के अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको एटलीस्ट शांत कर पाए। और इसके साथ आई एम एन ऑथर में भी रिसेंटली मेरी बुक पब्लिश हुई है, प्लेइंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। बहुत ही एंड सुंदर नाम सॉर्ट लगा ऑफ मुझे, प्लेइंग विथ अच्छा मैथमेटिक्स। ओके। या अरे इसके नाम पर भी एक थोड़ी सी बैक स्टोरी है, इसी में हाँ, बताइए। प्रोबेबली से बताऊंगा। हाँ हम्म। अभी बताता हूँ। सो पहले बुक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बुक में चलेगा चलेगा। एग्जैक्टली है क्या। हम्म। सो प्लेइंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा हार्ड कोर बिल्कुल वैदिक मैथमेटिक्स नहीं है। जो अपन वैदिक मैथमेटिक्स बात करते हैं तो शंकराचार्य जी ने जो वैदिक मैथमेटिक्स लिखा था जिसमें उनके सूत्र थे, तो वो सब हम्म। कुछ उसमें बहुत प्योरली लिखा है, जिसमें उन्होंने अर्थमेटिक को थोड़ा सा अलजेब्रा बहुत अच्छे से कवर किया है। अब वो चीजों को मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था, और उन सभी चीजों को ना मैंने ऐसे स्कूल टाइम में यूज भी किया है काफी सारे बार। अब हम्म। यूज करते टाइम ना मुझे समझ आया कि इनको सिंप्लीफाई वे में खुद से, क्योंकि जब आप यूज करते हो मतलब खुद से सॉल्व करते हो, एक चीज होती है कि पढ़ लिया आपने और उसके बाद फिर शेयर कर दिया, एक चीज होती है जब आप उसको खुद अप्लाई कर रहे हो। तो क्लास 8 9 10th में ना खुद से मैंने ये चीजें अप्लाई की, तो मुझे समझ आया कि इनका यूज कैसे है और ये कैसे मतलब बेनिफिट कर सकती है स्टूडेंट्स को। तो उस समय ना क्लास 8 में चैप्टर हुआ करता था प्लेइंग विथ नंबर्स, शायद आपको भी याद होगा। हम्म। प्लेइंग विथ नंबर्स, तो उस समय मुझे एक ऐसा दिमाग में आइडिया आया था कि प्लेइंग विथ नंबर्स से ही मैं अपनी जब बुक लिखूंगा फ्यूचर में, तो उसमें मैं प्लेइंग विथ नंबर्स ही इस चैप्टर का नाम रखूंगा, जो कि आज बुक है। इसे मैं सिर्फ एक चैप्टर रखने वाला था उस बुक में। और वो बुक का लिखने का मेरे को इंस्पिरेशन आया था आर डी शर्मा से जो आर डी शर्मा बुक है। तो वैसा कुछ, अरे बहुत ही अजीब सी ऐसे कनेक्टिंग लिंक्स है। स्टोरी है, क्योंकि हाँ क्योंकि क्या है, मेरा नाम जयराज शर्मा है ना, तो सोचा कि हाँ अपन भी शर्मा है तो पॉसिबिलिटी है कि अपन भी एक बुक लिख सकते हैं आर डी शर्मा सही जैसी। सही। तो उस समय ये दिमाग में आया, और उस समय आया था कि वैदिक मैथमेटिक्स का ये जो पार्ट है उसे मैं एक चैप्टर में लिखूंगा। प्लेइंग विथ नंबर्स ही जो नाम होगा चैप्टर का, तो उसमें इस सब चीजों को लिख दूंगा। बट फिर मैंने ना अब आप इंटरेस्टिंग बात देखो कि जब मैंने वो आर डी शर्मा जैसी बुक लिखना स्टार्ट किया, तो वो चैप्टर था ऑलमोस्ट 8 या 9 चैप्टर था वो बुक में, क्लास 8 में। तो वहां से मैंने इस बुक को पहले लिखना स्टार्ट किया कि पहले अपने को जो आता है वो लिख लेते हैं। तो हम्म। क्लास 9 10th में मैंने इसको लिखा। उसके बाद 11 12 में मैंने बिल्कुल भी कुछ भी ना लिखा, ना मैंने पब्लिश करवाने का फिर सोचा। उसके बाद अभी जाके मेरे सेकेंड ईयर में फिर मुझे आया कि हाँ वो अपने एक चैप्टर लिखा हुआ था, तो उसे बुक कंप्लीट करते हैं पूरी। तो अभी जब इंजीनियरिंग देखा ना तो सेकेंड वो ईयर। पूरी, नहीं नहीं, अरे इंजीनियरिंग नहीं, लुक मैंने ना बायोलॉजी ले लिया क्लास 11th में। अच्छा। ठीक है, मैथमेटिक्स से नहीं। तो उसके बाद ना बी एस सी सेकेंड ईयर में अच्छा जो अच्छा। बायोलॉजी कर रहा था मैं, तो उसमें मुझे याद आया कि हाँ अपने अपन ने एक चैप्टर लिखा हुआ था, तो उसको कुछ करते हैं, पब्लिश करवाते हैं। तो उसे मैंने लिया। फिर मुझे समझ आया कि अभी जो वो बुक लिखने की सोच रहा था आर डी शर्मा जैसी, वो बुक हम्म। कंप्लीट करना अभी बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अभी मेरे को फिर से पूरा पुराना पढ़ना पड़ेगा, वो लिंक छूट गई एक तो सोचा कि इसी को एक बुक का फॉर्म देते हैं। तो मैंने उस फिर से थोड़ा सा पढ़ के और इसी को एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किया, और फिर इसे एक बुक बनाया। अब प्लेइंग विथ नंबर्स ना थोड़ा सा मतलब मेरे को अलग लग रहा था नाम,
क्योंकि उस हम्म। समय वो नाम तो बुक के हिसाब से, एक चैप्टर के हिसाब से ठीक था, बट फिर क्या एक बुक का नाम, तो इसलिए फिर मैंने इसको प्लेइंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया। क्योंकि सही है। बेसिकली ये अरिथमेटिक के जितने भी ऑपरेशंस है ना, उसको पूरा कवर करती है ये बुक, वैदिक मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, जिसमें आपको अरिथमेटिक का पूरा ऐसा एक बेसिक माइंडसेट जो है ना, एक रोड मैप वो मिल जाता है, तो ये ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओ। कौन से एज ग्रुप या कौन से स्टैंडर्ड वाले बच्चे पढ़ सकते हैं ऐसा? लुक, इसमें ना थोड़ा सा मैं भी ऐसे बताऊंगा तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक की ना हमें जरूरत सभी को पड़ती है, जैसे स्कूल हम्म। में जो है उन्हें तो पढ़नी ही है जरूरत, ठीक है। उसके बाद जैसे फिर अभी एसएससी वगैरह है, या फिर इन जो भी एग्जाम्स आते हैं ना, इनमें भी अरिथमेटिक काफी आता है, कैलकुलेशन की तो हाँ। इन्हें पे यूज होना ही है। सो वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिक मतलब एक ये, आप स्टूडेंट हो, आपको मैथमेटिक्स कहीं पर भी अगर आपको यूज लगती है, हम्म। कैलकुलेशंस करते हैं आप लोग, हम्म। अरिथमेटिक आप पढ़ते हो, तो वहाँ ये बुक का यूज हो सकता है। अब इसलिए मैं ना एज ऐसे डिफाइन किया नहीं हूँ। काफी लोग ओके। मुझसे एज का पूछते हैं कि किसे पढ़ना चाहिए। सो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप अरिथमेटिक पढ़ते हो, कैलकुलेशंस करते हो, तो हाँ आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये तो चलो वेद, साइंस और मैथ्स, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, कि ये तो मैथ्स है। हम्म, तो वेद और साइंस का जो आज का हम लोग का डिस्कशन है, वो चीजें कैसे आई? देखो, आपने लिए बायोलॉजी और आपने हम्म। पढ़ा है मैथ्स, तो ये वेद और साइंस किधर बीच में फिट होते हैं? अरे इसके ना पूरा ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा जाना पड़ेगा मुझे ना। हम्म। ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जितने भी हम्म। साइंटिस्ट हैं, मैं स्टार्टिंग से ना उनसे बहुत ही ऐसे फैसिनेटेड फील करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो है ना, दे आर द रियल पीपल, लिविंग लेजेंड जो है। बाकी सब तो सिर्फ ऐसे ही जीवन चला रहे हैं। तो वो जो एक पार्ट था, वो मुझे लगता था कि हाँ, ये वो चीज है जो अपने को भी करना चाहिए, साइंटिस्ट को है जो बनना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन। आप अगर ऐसे जन्म लिए हो तो स्टार्टिंग से वो चीज थी। फिर मुझे समझ आया कि साइंटिस्ट बनने के लिए ना मैथमेटिक्स जरूरी होती है। फिर साइंटिस्ट मतलब पहले मेरे दिमाग में था कि इंडिया में तो कोई है नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं क्लास फोर्थ फिफ्थ में था, ठीक है। तो सही। उस समय मेरे को लगता था कि साइंटिस्ट इंडिया में नहीं होते हैं, मतलब सिर्फ आर्यभट्ट है। वेस्टर्न साइंटिस्ट। हाँ, वेस्टर्न साइंटिस्ट ही है। फिर जब ऐसे समय के साथ पढ़ना स्टार्ट किया ना थोड़ा थोड़ा बुक्स, तो जब समझ में आया कि इंडिया में भी साइंटिस्ट थे, और मतलब वो जो थे ना, दे वर द रियल डील। अभी जो चीजें हैं ये लोगों ने भी किया है, बट उनका जो भी नॉलेज था वो सब कुछ मिसिंग है, और वो हमारे सामने मतलब अच्छे से रखी नहीं गई स्कूल टाइम में या फिर कभी भी। तो वहां से ना फिर चीजें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने, कोई भी चीज जब ऐसे छुपाई जाती है ना, तो उसके बारे में जानने की और उत्सुकता बढ़ती है। राइट, तो हम्म। उसी समय मुझे लगा कि हाँ, इनके बारे में जानना चाहिए, दे आर द पर्सन, मतलब क्योंकि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उसी सब से फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नहीं, ये और भी साइंटिस्ट हैं। और फिर वहां से ना एक चीज मेरे साथ बहुत सही हुई कि जब मेरे को ये क्यूरियोसिटी जाग रही थी ना, उसी समय मतलब घर में कंप्यूटर आया था और इंटरनेट भी आया था। तो मैं उस पर पूरे दिन यही सर्च करता रहता था, अच्छा ये भी साइंटिस्ट थे इंडिया में, तो बाकी ऐसे नाम वगैरह तो वहां से मिल गए। फिर मैंने उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर समझ में आया कि ना कि इस सब का बेसिस जो है नॉलेज का, वो पूरा वेदों से है। आप वेद पढ़ना तो स्टार्ट कर नहीं सकते ऑब्वियसली, मतलब वो सच में एक रियल कमिटमेंट हो जाता है, क्योंकि संस्कृत सबसे पहले तो, और फिर उसका भाष्य भी अगर पढ़ रहे हो तो बहुत ही एक अगर स्टार्ट कर रहे हो ना कमिटमेंट किए, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म ले जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वेदों के। बट हाँ, ये समझ आ गया कि नॉलेज का बेसिस वेदों से है। तो फिर वहां से ना फिर दिमाग में आया कि वेद, साइंस और मैथमेटिक्स, क्योंकि काफी सारे ऐसे अलग अलग मैं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ ही रहा था। तो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हुए हैं, जैसे श्रोडिंजर हैं, हाइजेनबर्ग हैं। आप इनके ऐसे ऑनलाइन पढ़ोगे तो ओपेनहाइमर। उन्होंने काफी कुछ बोला हुआ है। हाँ, उपनिषद, वेदों के बारे में, ओपनहाइमर, हम्म। हाँ जैसे वो भी। तो ऐसे कई सारे ना मुझे समझ आया कि हाँ, कुछ तो ऐसा लिंक है, एक लिंक है जो अपने को बताई नहीं गई है, जो मिसिंग है। तो वो चीजें जब ढूंढना स्टार्ट की ना, वहां से एक क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जागी, और फिर ऐसा समझ में आया कि अब मेरे को भी नहीं मालूम था, मैंने ढूंढा, तो ऐसे ही और भी लोगों को नहीं मालूम होगा, तो क्यों ना ऐसे शेयर करते हैं। तो वहां से फिर बेस साइंस एंड मैथ्स जैसे मैंने बनाया और स्टार्ट हम्म। किया, क्योंकि मैथमेटिक्स वॉज समथिंग जो मेरे को स्टार्टिंग से पसंद थी। राइट, और ओके। साइंटिस्ट जो मतलब जिन लोगों ने इंस्पायर किया था एक्चुअली साइंटिस्ट, तो इसलिए फिर उनको लिंक करके मैंने बेस साइंस एंड मैथ्स स्टार्ट किया। तो मेरी भी सिमिलर ही स्टोरी है। लाइक क्यों, साइंस मुझे पहले बहुत पसंद था, मैथ्स भी सही था, लेकिन मेरा पता नहीं क्या है, डेस्टिनी अलग है शायद। मैं कॉमर्स में घुस गया और अभी कुछ और चल रहा है, अभी पॉडकास्टिंग वगैरह भी चल रहा है। तो जुड़ के घूम के एक ही साथ आज दोनों साथ में कि वेद और साइंस को पढ़ेंगे।
तो पिछला पॉडकास्ट जैसे मैंने किया था मेरी लाइक दीदी के साथ, वो पीएचडी परस्यू कर रही हैं, तो फिर उन्होंने भी सेम बात किया था कि संस्कृत एक कमिटमेंट होता है कि लाइक अगर आप पढ़ रहे हो संस्कृत में, एक तो फर्स्ट हैंड नॉलेज आप रिसीव करते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। कि अगर आप संस्कृत आपको पता है तो जो किसी ऋषि ने संस्कृत में लिखा है वो सेम आपको विदाउट एनी बीच का मिडल में जैसे बोलते हैं, उसके विदाउट कोई सा बीच में स्पेक्ट्रम पास हुए आपको सीधे आपके पास आती है। तो वो एक एडवांटेज रहता है, बट आपको कमिटमेंट देना पड़ता है कि ये लैंग्वेज की तरफ भी अगर आप थोड़ा भी जानते। और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज हिंदी, अगर आपको हिंदी आती है तो उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो जैसे कि वही फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था कि आज का जैसा नोशन है कि आज थोड़ा सा बदल रहा है, जैसे पुनर्जागृति बोल बोल रहे हैं आजकल, अमृत काल में पुनर्जागृति हो रही है युवाओं में। एक तो इंटरनेट इज द बेस्ट सोर्स कि लोगों को दिख रहा है अब कि लोग कितने जागृत हैं, बी द रील्स यूट्यूब वीडियोस और कोई लाइक दिस पॉडकास्ट और कोई भी आप सोर्स फॉलो करते हो, तो उसमें दिख रहा है कि एक चेंज आ रहा है। बट जो लार्ज एस्पेक्ट में और काफी टाइम से आ रहा है कि वेद को एक पिछला माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से टेक्नोलॉजीज और ऐसे सूत्र को से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, या जिसके, और एक ये भी है ना कि वेस्ट ने मान लिया तो हाँ हाँ अब ये सही है, एक ये नोशन भी है कि अभी नासा ने बोल दिया, देखो नासा ने भी मान लिया, फिर हम अपने आप को ठप्पा लगाते हैं। ये वाला माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा होगा आपको लगता ओके, सो जैसे कि स्टार्ट करते हैं वहां से। जो अभी प्रेजेंट चल रहा है ना सिनेरियो, वो ज्यादातर सोशल मीडिया वाला एक एंगेजिंग पार्ट है, जहाँ लोग सोशल मीडिया पे बस एक थोड़ा सा वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रख दिया है जो या तो लोगों को नहीं मालूम है या थोड़ा है? अपीलिंग लग रहा है, राइट? जो कि टेक्स्ट बुक से अलग है या फिर कुछ इंटरनेट पर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा अपीलिंग लग रहा है, तो लोग उसकी साइड अट्रैक्ट होते हैं। और फिर सेकेंडली बात बोली कि जैसे नासा से वो एक मिल जाता है टैग, तो फिर उसके बाद तो वो चीज हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, बोलने लग जाते हैं कि हाँ क्योंकि बेस्ट ने मान लिया तो हम लोगों को भी मानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों को ना सबसे पहले एक प्राइड ओन करना पड़ेगा। मतलब जैसे जब कोई चीज अपने पास है तो उसे एज एन एक्सेप्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ना, जैसे कोई भी रिसर्च करता है, कोई भी एक रिसर्चर होता है, वो जब अपनी रिसर्च रखता है ना हमारे सामने, तो उसे सुनो सबसे पहले। क्योंकि ना कोई भी रिसर्चर है, आर्टिस्ट, वो क्या चाहता है कि उसकी आर्ट या फिर उसका जो रिसर्च है ना, उसके बारे में बात की जाए, लोग उसके बारे में सुने और आपस में बात करें, दैट्स इट। वो ये नहीं चाहता है कि जैसे एक बार सुन ली तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे साइंटिफिक जर्नल्स में आप पब्लिश कर दो, ऐसा नहीं है। वो सब चाहता है कि जब उसने कोई बात रखी आपके सामने तो उसके बारे में डिस्कशन होने चाहिए, राइट? जैसे मैं इसके बारे में एक एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे एक इंडियन फिजिसिस्ट हैं अभी, एस्ट्रोनॉमर भी है, आभास मित्रा, शायद आपने नाम सुना होगा। जी। रिसेंटली ना उन्होंने बुक लिखी है अबाउट ब्लैक होल, जिसमें ना उन्होंने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को ही मना किया है। उन्होंने बोला कि ब्लैक होल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऑब्वियसली इसमें लोग दो साइड बढ़ जाएंगे, एक तो वो जो ब्लैक होल को सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं सपोर्ट। बट इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग उनके जो आइडिया है, उन्होंने किस बेसिस पर ये बोल दिया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनकी बुक पब्लिश हो गई, कई सारे साइंटिफिक जर्नल्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। इस सब कुछ को नकार के लोग डायरेक्ट ये बोलने लगे कि तो इंडियन है। सबसे फर्स्टली तो ठीक है। फिर सेकेंडली कि इसलिए सबसे पहले तो उन्हें ठीक से नहीं उनकी बातों को समझा जा रहा है कि एग्जैक्टली उन्होंने किस बेसिस पर ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को नकार दिया है। क्योंकि लोग, जब भी आप कोई बड़ी चीज को नकारते हो ना, आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस तो होना चाहिए, और वो उनके पास है, कई सारे पॉइंट्स जैसे उन्होंने रखे हैं। बट अब यहाँ पर ना हम इंडियंस कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अब जैसे बात आई ना कि नासा वाली, तो जब तक जैसे वेस्टर्न से उनको नहीं मिलेगा, वेस्टर्न साइंटिस्ट जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडियंस भी ये बोलेंगे कि हम इन्हें कैसे सपोर्ट कर लें, राइट? बल्कि इसका सही रास्ता क्या है ना, बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट, बीइंग सनातनी, जो कि काफी सारे सोशल मीडिया पे काफी आवाज करते हैं, बट वहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आप एटलीस्ट उनकी बुक खरीदो सबसे पहले। ठीक है, उनके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो पढ़ो, उनके रिसर्च पेपर, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, राइट? तुमको थोड़ा सा समय ही तो लगाना है, थोड़ा सा समय लगाओ, वो सब चीजें पढ़ो और उनकी बात को समझो, उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं उन्हें थोड़ा समझो। वो जब एक बार आपको समझ आ गए ना, तो आप फिर उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पर भी मैंने दो कैटेगरी बताई ना, एक वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस भी फॉरेनर्स भी, और एक जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट इसमें भी डिवीजन हो जाता है लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें भी 90% लोग ऐसे हैं जो आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है, लिटरली कुछ नहीं मालूम है कि असल में ब्लैक होल होता भी क्या, उन्हें ये भी नहीं मालूम है।
जैसे आवास मित्रा ने एक बात रखी है ब्लैक होल के अपोजिट, जिन्हें वो इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इकोज या मिकोज। ठीक है, मैग्नेटोस्फेरिक इटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। तो ये उन्होंने बात रखी कि ब्लैक होल की बजाय ऐसे कुछ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वहां पर ब्लैक होल की जगह। अब लोगों को ये भी नहीं मालूम है, और लोग क्या है सिर्फ अपोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सालों पुराना एक जो बात है उसको एकदम अपोजिट उन्होंने बात बोल दी, इसलिए अपोज कर रहे हैं। अब यहीं पर बात आती है कि एक बार को जैसे वेस्टर्न सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा बोल देता है कि नहीं नहीं इनकी बातों में थोड़ा बहुत सत्य है, तो फिर सभी लोग आ जाएंगे कि हाँ एक इंडियन ने ऐसा किया, हमने तो पहले ही बोला था सब कुछ वेदों पे एग्जिस्ट करता है। हम्म। और फिर वहां एक और चीज छिड़ जाएगी, तो फिर जो दूसरे लोग है ना, जो हमेशा ही इसको अपोज करते हैं, लिबरल्स हो गए या फिर लेफ्ट गया, वो पूरा ये कहेगा कि ये लोग तो हर चीज को वेदों से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा है। क्योंकि वेद जो है वो नॉलेज का सोर्स है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी नॉलेज है वो वेदों में है, राइट। और तो फिर वो डायरेक्ट ऐसा बोल देंगे, जबकि आपको अच्छे से कैसे खेलोगे इस पूरे सिनेरियो में कि फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म्ड, जिस बारे में बात हो रही है आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए उस बात के बारे में। जबकि वही अपोजिट होता है, क्या लोग नॉलेज गेन नहीं करते हैं। तो इस पूरे का क्रक्स में अगर बताऊं ना, तो सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हमको भी इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ रील्स बना दियो, क्योंकि रील्स में हम्म। आजकल फॉन्क म्यूजिक बहुत चल रहा है, तो फॉन्क म्यूजिक ऐड करके बढ़िया से रील बना दिया, दैट्स इट। तो वो चीज एक लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक। छोटे समय के सो लिए ना ये सही है। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आभास मित्र आपने आर्टिकल शेयर किया था शायद इंस्टाग्राम पे, उसी के थ्रू मैंने पढ़ा था कि वो बोल रहे हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट इन, वो छोटा आर्टिकल था बट बहुत सारे कंपोनेंट्स नहीं थे उसमें, कि उन्होंने ये क्या क्या हम्म, बताया वो बहुत डिटेल में नहीं था। बट मैं भी लाइक ऑफ कोर्स अभी अपने पास बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है, तो क्या है क्या नहीं है वो मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कि मैं बोलूँ ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है या नहीं। पॉसिबिलिटीज दोनों की है। हम्म, बट जो आप ये बोल रहे हो कि कंटिन्यू कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट, दैट मेक्स अ बेटर सेंस कि ऐसा हो सकता है। तो जब ब्लैक होल की बात आती है तो एक बात आती है कि टाइम ट्रेवल की बात आती है जुड़ के साथ में, कि ब्लैक होल हम्म। के थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ब्लैक होल और वार्म होल्स जो अर्थ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो ये दोनों समझा दीजिए, टाइम ट्रेवल पे लाइक क्या आप भी बिलीव करते हो कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी इज द बैरियर और इधर साइंस प्रिंसिपल इज ऑल्सो द बैरियर? ओके, लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं। हाँ हाँ। वॉर्म होल्स अर्थ पर नहीं है, अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते ओके। हैं। ओके। ओके, मतलब जो वॉर्म होल्स है ना, वो एक्चुअली स्पेस टाइम कर्वेचर का ग्रेविटी के कारण पुश किया हुआ एक टनल टाइप है, जैसे समझ सकते हो। या। ओके, सो जिनके सॉर्ट ऑफ एक गेट्स की तरह मान सकते हो ब्लैक होल्स और वॉर्म होल्स को। और टाइम ट्रेवल की जैसे बात करें ना, तो पॉसिबिलिटी की बात करूं मैं, तो मैं ना किसी किसी भी चीज को ऐसे इम्पॉसिबल नहीं मानता हूँ। जब अपन लोग हम्म। साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट ऐसा हो सकता है कि आपके रीच के वो बाहर हो, या फिर आप उस अभी लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करते हो कि आप वहां तक सस्टेन कर पाओ उस नॉलेज को। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी एक बैरियर है या फिर नॉलेज एक बैरियर है। बट जब मैं टाइम के बारे में बात करता हूँ ना, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज अ टॉपिक जिसके बारे में अभी हमने इतना कुछ ज्यादा डिस्कवर नहीं किया है। अभी काफी सारी वो भी चीजें हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, क्योंकि लोग और सिर्फ मैकेनिकली बात नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि साइंस फिक्शन में ना हम लोगों को टाइम टेबल मतलब जनरली ये बताया जाता है, या तो एक मैकेनिकल कोई वॉच है, या फिर सर्टेन सर्टेन थिंग जो कि एनर्जी कोलैप्स करके वार्म होल क्रिएट कर देता है, जिसके थ्रू पोर्टल ओपन होता है और बंदा ऐसे ट्रेवल कर जाता है, राइट। वो एक इंटरस्टेलर में पॉसिबिलिटी जैसे, वो सब। हाँ 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 हाँ, राइट, इंटरस्टेलर में जैसे उन्होंने बताया था, और डार्क एक वेब सीरीज है उसमें भी हाँ हाँ। उन्होंने कुछ सिमिलर बताया है। ओके, सो वैसा कुछ एक पॉसिबिलिटी है मैकेनिकल। बट इससे भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नेचुरल भी ये चीजें होती हैं, अपने यूनिवर्स में हो रही हैं, हर एक सेकंड हो रही हैं। ओके, सो अभी अपन जैसे टाइम ट्रेवल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक और वो जो पैराडॉक्स है, अलग अलग जो पैराडॉक्सेस आ जाते हैं, हम्म। उनके बारे में भी थोड़ा सा टच करते हैं चीजों को। मगर हम्म। एक इम्पोर्टेंट बात मैं एक और रखूं कि स्टीफन हॉकिंग ने, जैसे आई थिंक आपने सुना होगा उनकी बर्थडे पार्टी का, हाँ हाँ, टाइम ट्रेवल पार्टी का। एलियंस को हाँ, बुलाया था। टाइम ट्रेवल, राइट। उन्होंने मतलब बाद में एक। कार्ड्स बांटे और उन्होंने पहले पार्टी की तो सोचा कि टाइम जो टाइम ट्रेवलर है वो विजिट करेगा पार्टी को। बट हम्म। इससे ये तो समझ आ गया कि उस समय टाइम ट्रेवलर नहीं है, तो क्या टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। सो वैसे अगर बात करूँ ना, तो कोई भी चीज को मैं दो तरीके से देखता हूँ कि
जो भी आप टेक बना रहे हो या फिर जो भी आप साइंस डिस्कवर कर रहे हो, क्या वो यूनिवर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक रूल्स हैं उनको तो वायलेट नहीं करता है। किसी भी तरीके से ना वो चीज अगर वायलेट नहीं हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करे, क्योंकि यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉज तो सभी कुछ फॉलो होंगे ही। और थ्योरेटिकली की अगर बात करूँ तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, वेरी पॉसिबल, राइट। क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही चीज अपने को बताती है कि हाँ टाइम जनरल ट्रेवल थियरी, पॉसिबल हो सकता है। जो जनरल थियरी। राइट राइट। हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इसी टाइम को करती है अपोज। और इंटरस्टेलर में इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, जो ग्रेविटी के कारण उन्होंने दिखाया है कि टाइम डायलेशन जो हुआ था, तो वैसा कुछ हम्म। पॉसिबल हो सकता है। बट इसमें वही चीज है ना कि अपन लोग फ्यूचर में तो एक बार ट्रेवल कर सकते हैं, बट वो पास्ट में, फिर पास्ट से फ्यूचर में, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है, वो मैकेनिकली ही पॉसिबल है जैसा दिखाते हैं ना। ओके। और नेचुरल जो बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। यूनिवर्स का यूज करके उसमें सिर्फ फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है, वैसा कुछ। हम्म। तो अभी रिसेंटली में एक लाइक बियर बाइसेप्स का एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पे उन्होंने इसरो साइंटिस्ट को बुलाया हुआ था। तो हम्म उसमें मतलब हम रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं देख रहा था। तो उसमें वो बोल रहे थे कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, कि जैसे कि हम्म एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड देन टाइम, ये थ्री और ये फोर्थ डायमेंशन। जैसे आप बोल रहे हो कि टाइम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा नहीं है, टाइम बोलते हैं कि टाइम एक मिथ्या भी है, कई बार बोला कि समय मिथ्या है, समय तो हम्म कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बहुत सारी चीजें कि अब फोर्थ, जैसे कि ये 2D पे आप इमेजिन करते हो कि 2D पे मैंने घर बना दिया, और फिर हम्म ये ब्लूप्रिंट जैसा है घर है, फिर हमने उसको 3D में पूरा खड़ा कर दिया। इधर तक ह्यूमन माइंड परसीव करता है। फिर बाद में समझो ये पूरा 3D संसार को एक पेपर पे करो, और नीचे से अगर पेंसिल डाल देते हैं तो वो हो जाता है हम्म फोर्थ डायमेंशन। तो बोलते कि ऐसे ही अगर आप इसको फोर्थ डायमेंशन को इमेजिन करते हो, और फिर टाइम लीकेज की उन्होंने बात की, उसको एक्सप्लेन नहीं किया शायद। एक टाइम लीकेज एक पॉइंट है। और दूसरा जो आप बोल रहे हो कि फ्यूचर और पास्ट में आने जाना, तो उन्होंने बोला कि इंटरस्टेलर का एग्जांपल लेके जैसे आप देखते हो कि वो ऐसे, बट आप एक ह्यूमन फॉर्म नहीं रहते उस टाइम पे। आप एक हम्म स्नेक लाइक फॉर्म हो जाओगे, कि फ्रॉम एक बेसिकली एक सेगमेंट जहाँ पे आपका फर्स्ट सेल जब आपने कंसीव किया आपको, या स्पर्म बने या जो भी, वो फर्स्ट सेल से लेके आपके डेथ तक, वो एक लाइफ टाइम का आपको दिख जाएगा। फिर आप एक उसी पाइपलाइन के अंदर ऐसे स्नेक लाइक फॉर्म में आप ट्रेवल करते रहो, क्योंकि कहाँ पे, क्योंकि हर एक सेकंड पे आपके डेड सेल्स उतर रहे हैं, तो आपके मल्टीपल बॉडीज हैं। तो आप कुछ बॉडी को लेके एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे लगातार ट्रेवल करते हो। तो वो एक थियरी है। तो उसमें उन्होंने ये बताया था, और एक अगर आपको टाइम लीकेज पता है तो वो पता है। हाँ लुक, मैं ना इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, जैसे हम्म। डायमेंशन के बारे में जो बताया ना, तो टाइम हम्म। को ऐसा कई बार फिजिकल डायमेंशन की तरह यूज किया जाता है, फोर डायमेंशन की तरह, ठीक है। हम्म। लेकिन कभी कभार ना इसे डायमेंशन को सही से समझना, तो इसे थोड़ा सा ऐसे समझो कि जो पोजीशन है, हम किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं, वो जब टाइम के साथ अपन लोग बताते हैं तो ही उसका मीनिंग होता है। इसको छोड़ ऐसे समझो, एग्जाम्पल जैसे आपने किसी को मिलने का टाइम दिया, ओके, कि ओके। हमको इस समय कहीं पर मिलना है, बट ठीक है। आपने उसे पोजीशन नहीं बताया कि कहाँ मिलना है, सो वो कैसे मिलेगा आपसे, राइट। बट जब आप उसे सिर्फ पोजीशन बता देते हो और टाइम नहीं बताते हो तो भी मिलना आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो जी। उस एग्जैक्ट जगह पर तो पहुंच जाएगा, बट किस टाइम में, राइट। अब ये सब कुछ भी ना रिलेटिव होता है, पोजीशन और टाइम रिलेटिव होता है, उस फॉर्म में फिर इसको फोर डायमेंशन की तरह यूज कर लिया जाता है। मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी हमारे है ना, हम लोग किसी भी रिलेटिवली किसी भी चीज की पोजीशन बता देते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ये इतना डिस्टेंस पर है। बट आप एक इमेजिन करो एक स्पेस जहाँ पर कुछ भी नहीं है, लिटरली, मतलब प्लैनेट्स भी नहीं है, एस्टेरॉइड सब कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट डार्क है। वहां एक बॉल को अपन लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो बॉल मूव कर रही है, बट आप उसे बताओगे कैसे कि वो अगर वो मूव कर भी रही है या नहीं, जब हम्म। रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, राइट। और उसकी पोजीशन भी ऐसी आप बता नहीं पाओगे वहां, क्योंकि हम्म। कोऑर्डिनेट्स आपके पास है नहीं। रिलेटिवली आप किसके रिलेटिव बताओगे कि इतने डिस्टेंस पर है। हाँ, आप अभी उसे इमेजिन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ वो इतना डिस्टेंस पर है, बट आप भी वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके रिलेटिव भी आप वो नहीं बता पाओगे कि कितनी दूर है, राइट। तो पोजीशन के लिए ना कुछ चाहिए होता है जिसके रिलेटिव आप उसे बता पाओ। तो अपन वहां पर टाइम को एज अ फोर डायमेंशन यूज करते हैं कई बार, टू रिप्रेजेंट समथिंग रियल टाइम में बताने के लिए कि ये चीज वहां एग्जिस्ट कर रही है, इस समय में एग्जिस्ट हम्म। कर रही है।
तो कोऑर्डिनेट्स फिर बिल्ड करने में। ओके, तो टाइम हम लोग ओके। इसको इस ऐसे यूज करेंगे रिलेटिव उसकी इनिशियल पोजीशन के हिसाब से, कि ये यहाँ पे थी, हाँ राइट। अब टाइम के हिसाब से 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस वो हमको नहीं पता, बट 2 सेकंड बाद ये इधर पे है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। वही चीज। और फिर क्या है ना, इसमें डायमेंशन वाली जब बात आती है ना, तो कई बार जैसे अब स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो वो मल्टीपल डायमेंशंस का वो बताती है अपने को कि 13 9 काफी 13 डायमेंशन है और कैसे कई सारे। तो वहां पर ना एक चीज हमें समझ में आती है कि हम कभी भी वो डायमेंशन परसीव नहीं कर सकते, हमारे लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। वो उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ तो वो चीज थोड़ा समझ आएगी। इमेजिन करो एक इंसान है जो कि जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब हाइट उसको मालूम नहीं है हाइट क्या चीज होती है। ओके, ओके। जैसे अपन लोगों के लिए ना अपने पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अपन हम्म। तीनों डायमेंशन को आराम से देख सकते हैं क्योंकि अपन भी एक 3 डायमेंशनल बीइंग है। या लेकिन एक वर्ल्ड इमेजिन करो जहाँ ह्यूमन ही 2 डायमेंशन है, जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है, लंबाई और मोटाई है, मतलब हाँ उसको नहीं हाँ। पता हाइट होती क्या है, उसका पूरा हम्म। वर्ल्ड भी 2 डायमेंशन ही है। अब जब 3 डायमेंशन कोई चीज आ भी जाती है ना उसके वर्ल्ड में, तो उसे वो भी 2 डायमेंशन में ही परसीव होगी। जैसे या इसका मैं एक एग्जांपल दूं, अपनी बुक्स पर नोटबुक में अब जो अपन 3 डायमेंशन बनाते हैं, एक हम्म। क्यूब बनाते हैं जैसे, वो भी हाँ अपने को 2 डायमेंशन ही दिखता है, जबकि हाँ। वो अपन ने बनाया 3 डायमेंशन है। बट अपन उसको कैसे परसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि अपन भी 3 डायमेंशनल बीइंग है। ऐसे ही उसके लिए ना, ऐसे ही हमारे लिए, सॉरी, जब हम्म। 3 डायमेंशन से ज्यादा जब डायमेंशन आते भी है ना, हम उसे परसीव ही नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी, हमारी आंखें और वो सब चीजें हमारे पास वो नहीं है कि हम लोग उस हायर डायमेंशन को परसीव कर पाए आसानी से, जैसे कि वो 2 डायमेंशन वाला बीइंग मैंने एग्जांपल दिया ना, वैसा ही कुछ। तो इसलिए भी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हायर डायमेंशन तक पहुंचना। इसलिए फिर ना ओके। टाइम को एज अ यूज कर लिया गया है फोर्थ मतलब डायमेंशन। मतलब जो टू तो डायमेंशन बीइंग की आप बात कर रहे हो, उन अगर उनका घर भी होगा तो भी वो उसी हम्म, डायमेंशन में होगा, मतलब उस घर का छत नहीं होगा। मैं राइट, उन्होंने 3 डायमेंशन देखा ही नहीं, उन्होंने थर्ड हम्म। डायमेंशन उनको नहीं मालूम कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है। अब वो हम्म। लोग भी, अब जैसे अपन अंदाजा लगा रहे हैं ना कि फोर्थ डायमेंशन टाइम है या फोर्थ डायमेंशन कुछ और है, वैसे वो भी अंदाजा लगा रहे हैं फोर्थ डायमेंशन क्या हो सकता है। उन्हें नहीं मालूम कि ऐसे हाइट भी कोई चीज हो सकती है, तो फोर्थ हम्म। डायमेंशन ऐसा हो सकता है, उनको आइडिया नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी वो देखा नहीं। अपन जिस चीज को देख हम्म। लेते हैं उसी को तो अपन लोग इमेजिन कर पाते हैं ना। तो अब उनको नहीं मालूम कि थर्ड डायमेंशन जैसा कोई चीज है भी, तो वो 2 डायमेंशनल बीइंग है, उनके आसपास हर चीज 2 डायमेंशन में ही है। तो ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हाइट जैसा कुछ वो इमेजिन कर पाए। तो उस चीज ओके। से मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसलिए अपने को डिफिकल्ट हो रहा है, अपन फोर्थ डायमेंशन को क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसा होगा फोर्थ डायमेंशन, अपन लोग परसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फिर अपन ये अंदाजा लगाते हैं कि मे बी टाइम इज फोर्थ डायमेंशन, क्योंकि लोग फिजिकल डायमेंशन में तो चलते हैं, ट्रेवल करते हैं अपन लोग 3 डायमेंशन में, तो अपने आप ही अपन फोर्थ डायमेंशन में ट्रेवल करते जा रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है ना एक। हम्म। तो फिर इसलिए इमेजिन कर लिया जाता है कि टाइम इज फोर्थ डायमेंशन, एक फिजिकल डायमेंशन का उसको एक फॉर्म दे दिया अच्छा है। अच्छा। जो आप स्ट्रिंग थियरी की बात करें उसमें टाइम के अलावा जैसे 13 डायमेंशन आप बता रहे हो, तो उसमें और कौन सी चीजों के बारे में बात की है? स्पेस टाइम, डार्क मैटर, ये सब? लोग मैंने ना स्ट्रिंग थ्योरी ज्यादा पढ़ी नहीं है, काफी समय अच्छा पहले अच्छा। पढ़ी थी, बट वो भी सिर्फ विकिपीडिया पर है। मैंने स्ट्रिंग थ्योरी के हम्म। बारे में ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा ऐसे बात नहीं करूंगा उसकी। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। अ, ये मैं इसी को सेगवे लेता हूँ कि जैसे कि वेद और साइंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये 2 डायमेंशन, तो ऑल दिस आर द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कि कैसे कोई चीज क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। वी तो आप इसको लाइक वेद कैसे किसी क्रिएशन को, वर्ल्ड का क्रिएशन या कोई भी क्रिएशन को कैसे अप्रोच करता है, ये कोई चीज बनी कैसे होगी या आई कैसे होगी? लोग एक तो ना जो, जो तरीका अभी जैसे यूज किया जाता है वो ऑब्वियसली या तो लाइट की स्टडी करके किया जाता है, क्योंकि लाइट इज समथिंग जिसमें कि मेमोरी होती है, वो आपको पास की काफी सारी चीजें बताती है। जैसे अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप को जब छोड़ा था ना, तो काफी चीजें यस। चीजें बताई कि हाँ वो टाइम में पीछे की अपने को बता सकता है, बिकॉज लाइट जो वो परसीव करेगा वो प्रोबेबली पास्ट वाली है ना। तो या वैसे कुछ स्टडी की जाती है। बाकी फिर जो स्टडी होती है, आप किसी भी चीज को ना अच्छे से कैसे समझ सकते हो, वो समझ सकते हो जब आप उसकी इकाई पर जाओ, यानी कि यूनिट जो है ना उसकी, वहां तक जब आप पहुंच जाते हो तो फिर आपको उसके बिल्डिंग ब्लॉक का पता चल जाता है कि अच्छा इस चीज से बना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसा ऐसे बना होगा। उसके पास फिर हाइपोथेटिकल वाला काम स्टार्ट होता है कि आप हम्म। हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो उसके अकॉर्डिंग। राइट, अभी ना जैसे कि हर चीज का हमारे पास कोई ना कोई फॉर्म में एक एलिमेंट्री एलिमेंट या फिर एक एलिमेंट्री यूनिट है। क्वांटम मैकेनिक्स तक अपन जाते हैं, जब क्वांटम वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं तो हर चीज का एक यूनिट है। जैसे ग्रेविटी फॉर एग्जांपल, ग्रेविटोन ये जिसे बीच बोलते में हैं, आप ये तो वो भी
ये क्वांटम समझा दो कि क्वांटम क्या होता है। ओके लुक, जब भी अपन किसी भी चीज का छोटा से छोटा यूनिट पर चले जाते हैं ना, और एक हम्म ऐसा इंडिविजिबल यूनिट जहां उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे आप कह सकते हो। बाकी क्वांटम टर्म का जो मतलब है ना, वो हम्म बेसिकली क्वांटा जो है उससे है। तो क्वांटा जो है वो एक एनर्जी पैकेट है जो मैक्स प्लांक ने दिया था। एनर्जी पैकेट, लाइट एनर्जी पैकेट फोटोन के लिए। तो हम्म उस वहां से ये चीज ड्राइव हुई, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स जो है पूरा एक अलग फॉर्म है, एक अलग वर्ल्ड की तरह समझ फील्ड है वो। सकते हो। जैसे हमारी दुनिया है ना, हमारी दुनिया यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगती है, या फिर जो फिजिक्स है वो पूरे ठीक से काम करती है। बट जैसे आप क्वांटम लेवल पर चले जाते हो ना, क्वांटम लेवल कुछ नहीं, जैसे आप किसी भी चीज को तोड़ोगे एकदम छोटा लेवल पर चले जाओगे, एटॉमिक लेवल पर चले जाओगे, सब एटॉमिक हम्म लेवल पर, तो हम्म वहाँ जो फिजिक्स है ना, वो फिजिक्स हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अलग है। वहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जैसा कुछ काम ही नहीं करता है। जैसे अपने को यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या मालूम है कि एक प्लेनेट किसी एक पोजीशन से चलेगा, कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड से वो चल रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाएगा, राइट। बट हम्म हमारे क्वांटम में कुछ ऐसा होगा ही नहीं। वहां पर एक पार्टिकल एक जगह से चलता है, और फिर पता चला एक सेकंड बाद वो पार्टिकल हर जगह पर, उसकी मल्टीपल पोजीशंस आ रही है एक ही टाइम पर। ऐसे सब कुछ चीजें, वियर्ड बिहेवियर्स वहां ऐसा देखने को मिलते हैं, स्पूकी एक्शन। तो इसलिए ना वहाँ हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करती है, तो उसके लिए एक अलग चीज बनानी पड़ी साइंटिस्ट को, जिसे अपन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। वो चीज स्टार्ट हुई थी, मैंने बताया मैक्स प्लांक से चीजें थोड़ी सी स्टार्ट होनी शुरू हुई है। वहां पर मैक्स प्लांक, हाइजेनबर्ग, आइंस्टाइन, इन सब लोगों ने ही इसकी मतलब एक तरीके से नींव रखी थी क्वांटम हम्म मैकेनिक्स की। हाँ, सो अपन बात का कर रहे थे वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स पर। जब अपन ऐसे यूनिट पर आ जाते हैं ना, तो हमारी इस दुनिया की, वर्ल्ड की भी ऐसे यूनिट है, जिसे ना साइंटिस्ट ने अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बांट दिया है। हर चीज का एक पार्टिकल है जो उस चीज को गवर्न करता है। जैसे ग्रेविटी जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ग्रेविटी ग्रेविटोन से गवर्न हो रही है। ये एक हाइपोथेटिकल एक पार्टिकल उन्होंने बना दिया। मतलब ऐसा अभी 100% श्योर नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट क्योंकि एक एलिमेंट्री यूनिट उन्हें देनी थी, तो उसे ग्रेविटोन ऐसा नाम दे दिया। सो फिर ग्रेविटी ग्रेविटोन जैसे गवर्न करता है, ऐसे सब कुछ। और फिर जब मैं बात कर रहा था ना कि ये सब कुछ बना कैसे, इसका आइडिया कैसे लगेगा, तो जब इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं ना, तो फिर समझ आता है इनके बिहेवियर सबसे पहले तो, कि कैसे ये एक्ट करते हैं दूसरे पार्टिकल से, और इनकी वजह से कैसे काम करती हैं चीजें। उसी से फिर चीजें समझ आती हैं। तो और फिर ना एलिमेंट्री कुछ फोर्सेस इन्होंने ऐड किए सबसे पहले तो, और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बस ये वो चीज है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और एलिमेंट्री फोर्सेस, दैट्स इट। और इन्हीं के बिहेवियर को स्टडी करके ना ये पता लगाया कि एग्जैक्टली ब्रह्मांड बना कैसे होगा। तो ये तो जैसे मॉडर्न वर्ल्ड की अप्रोच हो गई। हाँ राइट, तो ये तो मॉडर्न वर्ल्ड की अप्रोच हो गई कि कैसे ब्रह्मांड बना होगा। और जैसे अगर वेदों में जाए ना, तो वेद भी कुछ सिमिलर मेंशन करते हैं, बट कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मॉडर्न, जो हमारे साइंस है वो जैसे जो एक्सप्लेनेशन रखती है, उससे थोड़ा सा डिफर करते हैं। अभी जैसे मॉडर्न साइंस में ना सबसे अच्छे से एक्सेप्ट की जाने वाली जो थ्योरी है, वो मतलब कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, तो उसके लिए कई अलग अलग आते हैं, ठीक है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की एक थ्योरी है, राइट। तो वो जो थ्योरी को लेकर अलग अलग हमारे जो वैदिक साइंटिस्ट थे उनका भी अलग अलग मत था। अब वैदिक साइंस की जैसे मैं पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो कॉस्मिक एग की जैसे बात करते हैं, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ, फिर बिग बैंग हुआ, राइट, और फिर वो एक्सपेंड होता गया यूनिवर्स। तो वैसा ही कुछ सिमिलर है। बट फिर इसमें भी कई सारे क्वेश्चन वो राइज हो जाते हैं कि सबसे पहले जो बिग बैंग हुआ, जिसके लिए एनर्जी अपने को चाहिए होगी, वो कहाँ से आई, वो सब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, तो ये थ्योरीज भी ऐसे सॉर्ट ऑफ फेल हो जाती हैं। बट हाँ, प- क्योंकि इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री आंसर नहीं है अपने पास जो इनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करता है, कि यहाँ चीजें रुक जाती हैं, और फिर इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ओके, बिग बैंग जैसा कुछ ऐसा हुआ होगा। हम्म। तो इधर पे कॉजेलिटी का क्वेश्चन आता है कैसा मतलब कि एग्जैक्टली, तो ऐसा कॉजेलिटी यानी कॉज एंड इफेक्ट, कि कुछ हुआ होगा तो फिर उसका इफेक्ट ये है। तो भी हाँ वेद हाँ। वेद में तो बोला कि ब्रह्मांड और लाइक संस्कृत लैंग्वेज इस पूरा ओरिजिन शिव जी के डमरू से, और उससे स्टार्ट उनके जो कॉस्मिक डांस है वहां से ओरिजिन हुआ, या सब कॉस्मिक डांस कैन बी लाइक एक पर्सोनिफाइड के लिए कि ऐसा हुआ है, बट उधर कुछ और प्रलय आ रहा होगा, लाइक कांस्टेंट फॉर्मेशन, और उधर पे फिर डिस्ट्रक्शन एक साथ, जिसे तांडव को भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये एक वेद में लिखा है। और जो मॉडर्न साइंस है वो बिग बैंग थियरी जो लाइक कैन नॉट बी प्रूव्ड, उसको मानता है सॉर्ट ऑफ।
अरे लोग, ऐसा क्या है ना कि मॉडर्न साइंस में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो ब्रह्मांड के बनने की बात कर रहे हैं, हम एक ब्रह्मांड बनने की बात कर रहे हैं। ओके, अपन जो हम्म बात कर रहे हैं ना कि बहुत छोटी स्केल है, अपने को ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े स्केल पर बात कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली अपन एक बहुत छोटे से लेवल पर बात कर रहे हैं। मल्टीपल ब्रह्मांड है, कई सारे यूनिवर्स हैं। ओके, हम्म और इन सभी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, जैसे मैंने बताया पार्टिकल। हाँ, एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करूँ, अभी मेरे को क्लिक की कि पार्टिकल से भी ना अभी छोटी यूनिट, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी की आप बात कर रहे थे ना, तो स्ट्रिंग थ्योरी का क्रक्स ये है कि हर पार्टिकल के बाद भी सिर्फ एक ऐसी एनर्जी यूनिट है जिससे सब कुछ बना हुआ है, वो एनर्जी को ना स्ट्रिंग बोला गया है। स्ट्रिंग आप हम्म ऐसे मान सकते हो जैसे जब गिटार में अपन लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो जो वाइब्रेशन होता है बस वैसा ही कुछ वाइब्रेशन के क्लोज फॉर्म में कुछ क्लोज होती हैं, यानी कि जैसे सर्कल में वो वाइब्रेट कर रही होंगी, तो वैसी स्ट्रिंग से ये पूरा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। राइट, तो अलग अलग इनको तोड़ने के बाद भी एक सिमिलर एक एक यूनिट आती है जिससे सब कुछ बना हुआ है, वो स्ट्रिंग, तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है। ओके, फिर अगर हम्म अपन वैदिक साइंस की साइड देखें ना, तो वेदों में ऐसा है कि सब कुछ जो बना हुआ है वो एक एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी समथिंग, मतलब जो अभी भी बोला जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये काफी अंडर डेवलप्ड स्टेटमेंट है जो अपन पढ़ते हैं। इसका एक बहुत ही वास्ट मीनिंग है जो वेदों से थोड़ा सा समझ आएगा कि हाँ सच में कैसे यूनिवर्स जो है वो एनर्जी से ही उत्पत्ति होती है इसकी, और ये एनर्जी में ही एंड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अपन यूनिवर्स का फॉर्मेशन जो देख रहे हैं ना मॉडर्न साइंस में, वो एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं। जबकि जब इसका एक्सप्लेनेशन आता है, तो जैसे तांडव वाली जो बात कर रहे हो आप, वो चीज जो हम्म है वो प्रलय वाली और फिर स्टार्टिंग वाली, तो वो हम्म सब कुछ को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब एक यूनिवर्स एंड होता है ना, तो इट इज सिमिलर टू जो प्रलय अपन शब्द का यूज कर रहे हैं। ओके, हम्म और फिर सिमिलरली उसी समय दूसरे ब्रह्मांड का भी उत्पत्ति हो रही है, वो बन रहा है, और फिर जो कॉस्मिक डांस वाली जो चीज आती है, तो कॉस्मिक डांस को ना कई बार ऐसे यूज किया जाता है कि जब उत्पत्ति होती है तो वाइब्रेशंस में जो चेंजेस आते हैं या फिर जो एनर्जी यूज की जाती है उस समय जो भी चीजें क्रिएट होती हैं, एक पूरा से माहौल टाइप जो क्रिएट होता है, उसको वो बोल सकते हैं कॉस्मिक डांस, क्योंकि वाइब्रेशन ही तो है जिससे ये सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है। एनर्जी हम्म से ही तो सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि मैटर जो है ना, मैटर मैटर बाद में आया। पहले एनर्जी एग्जिस्ट करती थी, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भी बात करते हैं ना अपन लोग, कि हम्म अपने को जो कुछ भी दिख रहा है ये सिर्फ 5% है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ जो कुछ भी हमारे आसपास है। ठीक है, जैसे अपन लोग ऐसे मैटर की तरह नहीं देखते हैं, एनर्जी की तरह देखते हैं, एनर्जी से ही सब कुछ बना हुआ है। तो sure. स्टार्टिंग इज एनर्जी, जहाँ से सब कुछ बनता है, और फिर एनर्जी में ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो जो एक लाइन है ना, वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड लाइन है हमारे मॉडर्न साइंस में। सो लाइक हमने बात कर ली टाइम ट्रेवल की, हमने बात कर ली लाइक यूनिवर्स फॉर्मेशन की. Now I want to deep dive into the evolution, like how human form came into the picture. ओके, लाइक ये थोड़ा बेसिक्स कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि ह्यूमन फॉर्म जैसे साइंस परसीव करता है, मॉडर्न साइंस डायरेक्ट बोलता है कि हम एक लाइक एप थे, उधर से स्टार्ट होता है कि हमने एप थे और उधर से पत्थर की साग निकली, फिर धीरे धीरे हम बैकबोन सीधी हुई, कॉन्शियसनेस, थोड़ा एग्रीकल्चर, फिर स्टोन एज की, उसके बाद लाइक फिर ब्रॉन्ज एज, मिडल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के पास आते हैं हम लोग. तो लाइक वेद किस तरह से इवोल्यूशन को परसीव करता है, ये दोनों चीज. लोग, मैं अपना ऐसा पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि हम्म जो मॉडर्न साइंस है ना, वो जो एवोल्यूशन की थ्योरी अपने पास रखता है, चार्ल्स डार्विन बेसिकली जिसने ये सब कुछ फॉर्म किया, कि अपन लोग एप से फिर कई सारे बीच में भी अलग अलग आते हैं, नेंडरथल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक मॉडर्न जो अपन ह्यूमन है वो फॉर्म हो गया। सेम तो चीज एक चीज तो जो हमें समझ आती है। सॉरी युवल नोआ हरारी जिन्होंने उसमें भी बात की हुई है, सेपियंस में, कि कैसे और भी चीजें बीच में है, तो वो कितना या कॉन्ट्रडिक्ट करता है या वेद के साथ में जाता है. लोग, इसमें जो चीजें हैं ना, वो काफी सारी चीजें तो फॉलो होती हैं, एवोल्यूशन के जो रूल्स हैं वो सारे फॉलो होते हैं, खास करके जो वेस्टिजियल ऑर्गन वाला रूल है वो चीज फॉलो होती है हम्म समय के साथ। और कई सारी चीजें जो है वो बिना मतलब कि, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि फोर्सफुली ऐड किए हैं, मतलब वो जब ऐड कर रहे थे ना, तो एक बार को उन्हें भी लगा होगा कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। खास करके जैसे लेमार्क वाली जो चीज है ना, लेमार्किज्म चीज आ जाती है, वो कहते हैं कि जिराफ एक्सप्लेन की कर जो दो. गर्दन है वो कैसे लंबी हुई। हाँ, तो लेमार्किज्म ना, वो बेसिकली चार्ल्स डार्विन से एक पैरेलल थ्योरी बनाना चाहता था, इस टाइप से कुछ है। तो लेमार्क जो था, उसने एक चीज अपने को पढ़ने को कई बार मिलती है, जैसे गलत भी पढ़ाते हैं, कि जिराफ का जैसे एवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले वो ग्रासलैंड में रहने वाला
एक एनिमल हुआ करता था, सॉर्ट ऑफ हॉर्स या ऐसा कुछ मान मान सकते हो उसे। तो हम्म। वो घास खाया करता था, ओके। बट फिर समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जो घास है वो खत्म होती गई, और ग्रासलैंड से फिर चीजें चेंज हुई और एक फॉरेस्ट में बदल गई, ओके। तो अब उसे जरूरत पड़ी कि वो ऊपर पत्तियां खा पाए इंस्टेड ऑफ के वो ग्रास, क्योंकि ग्रास घास तो बची नहीं है उसके लिए। तो वहां से फिर यूजेज और अनयूजेज ऑफ ऑर्गन जो वाली चीज आती है ना, कि किसी ऑर्गन को आप यूज कर रहे हो उसी डायरेक्शन में, तो वो आपको उसी वेस्टिजियल डायरेक्शन में ऑर्गन। प्रोग्रेस दिखाएगी। हाँ, तो उसने भी वही करना स्टार्ट किया एनिमल ने, कि वो ऐसे उठता था ताकि वो पत्तियां खा पाए, और ऐसे ऐसे करते करते उसकी गर्दन लंबी हो गई और वो जिराफ बन गया। ओके, तो ये लमार्किज्म की थ्योरी है। उस हिसाब से अब तो इस फिर चीज में, सारे घोड़े ही जिराफ होने चाहिए थे। हाँ एग्जैक्टली। अरे वो भी चीज होती है ना कि अभी भी तो कई सारे ऐसे जानवर हैं, आप देखो डेली बेसिस पर जो ऐसे गर्दन ऊपर करके कई पत्तियां खाने का प्रयास करते हैं। गाय हो हम्म। गई, कई बार गाय करती है ऐसा। हाँ तो हाँ। उसमें तो ऐसा चेंज नहीं आता। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देखने में लगता है कि हाँ इन्होंने फोर्सफुली ऐड करने का प्रयास किया है, कि उस समय क्या एक तरीके से भीड़ चल रही थी, हर कोई अपनी अपनी कोई ना कोई थ्योरी दे रहा था, कुछ ना नोबेल कुछ प्राइज के स्टडी लिए। रख रहा था। हाँ राइट, एक नोबेल प्राइज एक चीज थी। तो सभी बायोलॉजिस्ट हो गए, फिजिसिस्ट हो गए, या किसी भी अपन डायरेक्शन में देखें तो सब लोग भाग रहे थे। उसी समय ये चीज समझ आती है कि लेमार्किज्म जो है ये एक फोर्स बड़ी एडेड चीज थी जो जबरदस्ती घुसाई गई, क्योंकि ना। और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करें ना, तो कई सारी चीजें पॉजिटिव भी है। जैसे चार्ल्स डार्विन की ना कई सारी थ्योरीज मेरे को काफी सही लगती हैं। जैसे एवोल्यूशन की जो खासकर की बात करूँ ना, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, ये चीजों को काफी सही से समझाता है कि हाँ, क्योंकि इफेक्ट जो आता है ना सिर्फ इस बेसिस पे नहीं आता है कि आप किस चीज को यूज कर रहे हो नहीं यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कितना, उससे इतना डिफरेंस नहीं आता है। जो कि फिर चार्ल्स डार्विन रखता है कि हाँ एक नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज होती है। या और एक चीज डिपेंड करता है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है मेरे को, कि डार्विन फिंचेस का शायद आपने सुना होगा। तो एक जी। आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड, वहां विजिट करता है चार्ल्स डार्विन। तो वहां ना उसे एक बर्ड जो होती है उसी के कई सारे अलग अलग प्रारूप दिखते हैं, मतलब एक सिमिलर स्पीसीज। बर्ड से जो, हाँ कई सारे स्पीसीज नहीं बोल सकते, स्पीसीज तो अलग हो जाएगी, हाँ, मतलब एक ही उसका स्पीसीज है वो। वेरिएशन। हाँ राइट, एक ही स्पीसीज है जिसके कई सारे अलग अलग वेरिएशन है। या अब वो चेंजेस क्यों आए, क्योंकि उन्हें वहां पर उस समय उस चीज की जरूरत पड़ी, सर्वाइवल की। क्योंकि अगर वो ये सब चेंजेस उनकी बॉडी में नहीं आती तो वो शायद मर जाती, राइट। तो वो सब जो चेंजेस आए ना सर्वाइवल के लिए, वो तो फिर एवोल्यूशन का एक पार्ट है। हाँ समझ में आता है कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि फिर वहां पर एक चीज और समझ में आती है, क्योंकि बॉडी म्यूटेट करती है, हर किसी की बॉडी म्यूटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी के प्रोस्पेक्टिव चलो, आप सिर्फ अपनी बॉडी को अपने जो दादाजी हैं या फिर और आपके जो भी परदादा थे उनकी बॉडी से अगर कंपेयर करोगे, तो आपकी बॉडी में काफी सारे म्यूटेशंस हुए हैं। काफी सारे डेली बेसिस पर हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, आसपास का पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इन चीजों का अपनी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, और फिर बॉडी सरवाइव करने के लिए अपने हिसाब से एकोमोडेट होती है, चेंजेस करती है। और वो चेंजेस से ना फिर अपने सेलुलर लेवल पर भी और फिर बड़े लेवल पर भी म्यूटेशंस आते हैं, और उसके कारण से फिर अपन लोग जिंदा रह पाते हैं। नहीं तो काफी सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि मतलब अगर पुरानी बॉडी के कंपैरिजन में मानो तो नहीं बच पाएंगे। जैसे आप देखो कई बार ना ऐसे स्केलेटन्स मिलते हैं, काफी बड़े बड़े स्केलेटन्स मिलते हैं, राइट। मतलब जो जाइंट्स की बारे में बात कराते हैं कि पहले जाइंट्स यहाँ पर चला करते थे, उसके लिए छोटा सा एग्जांपल इसी से देखो कि जो हाइट में एक डिफरेंस आया है ना, वो अभी भी अपन देख सकते हैं कि अपने जो एंसेस्टर्स थे, मतलब आपकी फैमिली में ही आप देखो ना, तो आपके जो परदादा या फिर उनके जो पिताजी होंगे उनकी हाइट आपसे ऑब्वियसली बड़ी होगी। या ये चीजें आप यहाँ से समझ में आती है कि हम्म। हाइट तो ऐसे डिक्रीज कर रही है। वो क्यों, क्योंकि अभी इसकी जरूरत है। अगर अभी वही वाली हाइट होगी जाइंट्स वाली, तो जाइंट्स तो अभी सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं ना। तो ये चीज फिर, ये चीज जो है ना, ये पॉजिटिव मेरे को समझ में है कि हाँ ये चीज इसने सही रखी है चार्ल्स डार्विन ने, कि हाँ नेचर अपने आप सिलेक्ट करता है कि ये चेंजेस हैं, क्योंकि नेचर में चेंज आ रहे हैं तो आपको सर्वाइव करने के लिए ये जरूरी है। बाकी फिर जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन की देखें ना, कि एप से ह्यूमन बन गए, तो इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो जिस तरीके से मतलब हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, उस हिसाब से कैसे है कि एक बंदर था। करेक्ट, मैं सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे रखूँ तो एक बंदर था जिसने पहले स्टार्ट किया कि वो खड़ा हो सीखे, दो पैरों पे चलना सीखे, आग जलाना सीखे, ऐसे ऐसे करते करते और वो ह्यूमन बन गया, राइट।
बट फिर इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं कि बंदर तो अभी भी हैं, फिर वो बंदर इवॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, राइट? तो इसमें ना कई सारी चीजें मेरे को ये समझ आती है कि फिर शायद ऐसा होगा कि जिन बंदरों की अपन लोग बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ये बंदर नहीं है। मे बी कोई और स्पीसीज जिनकी बात करते हैं ना, जैसे नाम अलग अलग आते हैं, रेमापिथिकस, नेंडरथल्स और एप, और फिर जाके ऐसे ह्यूमंस अलग होमो अलग, सेपियंस। होमोसेपियंस। सो उन चीजों का ना मुझे ऐसे समझ आता है कि प्रोबेबली वो कोई अलग स्पीसीज थी, ये वाली स्पीसीज नहीं है जिनको अपन देख रहे हैं। ये हमारे क्लोज हो सकते हैं, जो साथ ही होंगे, बट वो एक अलग स्पीसीज हो जिससे अपन इवॉल्व हुए हैं। और एवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि कम बताया जाता है। प्रोबेबली जब जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसी समय से फिर एवोल्यूशन हो रहा है, समय के साथ धीरे धीरे। तो ये जो टाइमिंग का जो डेट है ना, वो शायद कुछ गलत है, क्योंकि हम्म। कई हमारी हिस्ट्री से जैसे आप मिलाओगे ना, तो हमारी हिस्ट्री में तो पुराने टाइम में जैसे भगवान राम के समय भी आप देखो तो ह्यूमंस थे उस 1.5 समय। बिलियन अगर इधर से ईयर्स। मिलाओगे, हाँ, और इधर से मिलाओगे तो वो चीजें मेल नहीं खाती हैं। वो ऐसा लगता है कि फिर शायद एवोल्यूशन इन्हीं वेस्टर्न वेस्टर्न साइड हुआ है, अपनी इंडिया में एवोल्यूशन नहीं हुआ। हम लोग बहुत पहले इवॉल्व कर गए थे, ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा लगता है। मे बी टाइम में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये वैसे कि एक टॉपिक है जिस पर बहुत अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है, हम्म। एवोल्यूशन पर, क्योंकि ऐसा मान के बैठे हुए हैं कि हाँ यही एक सही थ्योरी है और इस पर हो गया है काम, बट नहीं, काफी सारी चीजें हैं। बट हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर एड्रेस कर दूं कि जैसे वेदों से पूछे हो ना, तो कई सारी चीजें आप जैसे ऑनलाइन देखोगे, कई लोगों ने ये मेंशन करके रखा हुआ है कि जो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे उसको हम्म। एवोल्यूशन से जोड़ दिया है कि वो भी एवोल्यूशन था। बट ना वो एक ऐसी चीज है जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ कि वो ना एक फोर्सफुली लोगों ने ऐसे ऐड किया हुआ है। और वो जो कि मिसकंसेप्शन बहुत क्रिएट कर रहा है, आप उसको एवोल्यूशन से कैसे ही नहीं जोड़ सकते हो, कैसे जोड़ सकते हो? हाँ, एक वो तर्क देते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे एवोल्यूशन की थ्योरी बताती है कि मछली। लाइफ वाटर, हाँ वाटर से आई थी, मतलब पानी ही मीन, था जिसने जो लाइफ मीन को जन्म अवतार दिया। था। हाँ, राइट राइट, क्योंकि ना वो उसको ऐसे बताते हैं ना, मॉडर्न साइंस में जैसे बात करूँ तो पहला जो ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक केमिकल था, वो भी वाटर से ही आया। तो फिर उसको इस दर से जोड़ दिया जाता है कि हाँ, पहला जो उनका अवतार था वो मीन अवतार था, उसके बाद फिर वो एक टर्टल में कन्वर्ट हुए जो अवतार था, उसके बाद फिर ऐसे लाइफ आगे बढ़ती गई और फिर उसको एवोल्यूशन से जोड़ दिया जाता है। बट एक चीज वहां समझने वाली बात यह है कि आप उस समय के अवतार जो जिनसे वो लड़ रहे थे उनको देखो, वो तो इंसानों की तरह ही थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पैरेलली ह्यूमंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और एवोल्यूशन भी हो रहा है? एवोल्यूशन सिर्फ कुछ ही लोगों में हुआ क्या? हम्म। सिर्फ, हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन की तरह अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो वो ठीक है। बट सिर्फ ये बोल देना कि एवोल्यूशन की थ्योरी हमारे वेदों में भी थी और फिर 10 अवतार का एग्जांपल दे देना, ये गलत है मेरे हिसाब से। आई डोंट हम्म। सपोर्ट दैट पार्ट। हाँ, तो तो ये जो टॉपिक है ये प्योरली एक टॉपिक ऑफ रिसर्च है। हाँ, तो मैं एक प्रवीण मोहन, आप जानते हैं यूट्यूब पे, वो अलग अलग लाइक मंदिरों हाँ हाँ में। हाँ। हाँ, तो उनका मैं एक देख रहा था। उन्होंने जो इवोल्यूशन और इसमें बोला था कि जो फर्स्ट ह्यूमंस प्रोबेबली वर नागाज, जो हम्म, नाग जो रहते हैं, वो उन क्योंकि हर एक हम्म, बेसिकली सिर्फ एक अगर नॉर्मली हिंदू रिलीजन है या नहीं है, तो उसमें हमने नाग को एक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। और बहुत सारे अलग रिलीजन जो कॉन्स्टेंटली ग्रीक हो गया, या उसमें भी अगर आप देखो, उनके हम्म, मुकुट पे भी ऐसे एक सांप का वो बना हम्म, हुआ है। तो हर जगह एक सांप का एक रिसेम्बलेंस दिखता है, और कहीं पेरू या और भी उधर दिखता है कि वहां पे सांप की पूरी कॉलोनीज थी, जैसे ह्यूमन कॉलोनीज होती हैं हाँ, इजिप्ट उस में, तरह से। इजिप्ट में काफी और लाइक ऊपर नॉर्थ अमेरिका साइड, साउथ अमेरिका साइड, और उस टाइम ग्रीनविच के वहां पे, तो बहुत सारे हम्म, दिखता है कि रिसेम्बलेंस है। तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस जो इवॉल्व ह्यूमंस है वो नागाज है। और सर्प कन्या, जिनको लाइक अपर बॉडीज वर लाइक फुल्ली ह्यूमन, और नीचे जो भी थी वो उनके पैर थोड़े फुट अलग थे, फुटप्रिंट्स अभी इस टाइम देखोगे तो वो अलग थे। दे कैन बी वर्ट, उनके पास भी वर्टेब्रेट थे, वो पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ खड़े हो सकते थे और जमीन पे भी जा सकते थे। तो वो बोलते कि उन्होंने कुछ टीचिंग्स जो रहते हैं, उन्होंने ट्रेन किया हुआ है ह्यूमंस को। लाइक दे उन वो इवॉल्व नहीं हुए जो प्रेजेंट ह्यूमन, बट दे ट्रेन सर्टेन सेक्ट और उधर पे ले जाके किए हुए हैं। और साउथ के साइड पे एक बहुत छोटा छोटा लाइक 2 फुट, 1 फुट से भी छोटा पूरा घर जैसा दिखता है। वहां पे आसपास उस पत्थर का नहीं है कोई,
लेकिन वो पत्थर का बहुत सारे शेड ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते थे, ऐसे उन लोग आसपास के गांव वाले बताते हैं कि इधर पे लोग आए थे और रहते थे। इधर भी ट्रेनिंग टाइप कुछ प्रोवाइड करते थे। दे वर लाइक हायर इन द इंटेलिजेंस, नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, बट हायर इन द इंटेलिजेंस। सो ये पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन को रेस को तैयार करने के लिए कैसे तुम फिजिकल फिजिकल एक इवॉल्व होगे और कैसे इंटेलिजेंट दिमाग से कैसे आगे बढ़ोगे। ये कैसा लग रहा था, ट्रेनिंग कैंप टाइप चल रहा है। और बहुत सारी जगह मंदिर में इंस्क्रिप्चर है कि कैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज बनते हैं, कैसे अगर सरोगेटरी होती है, कैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सब होता है। तो एक बायोलॉजी, पूरा हिस्ट्री, और एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इवोल्यूशन की म्यूटेशन की, जैसे कि आपने बात की, तो उसमें भी बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की कैसे हो जाती है। अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट को सिर्फ दो ही पाँव हैं। चार पाँव जो इस टाइम पे देखते हैं बड़े ट्रंक्स हैं और दांत हैं बड़े बड़े, लेकिन पाँव दो ही हैं। और वो सेम अभी भी प्रेजेंट एलिफेंट लाइक फॉर्म में है। तो वो ये कितना कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एक या तो सिर्फ एक आइडिएशन स्टेज में हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सोचा और कुछ क्रिएटिविटी करके बना दी, क्योंकि हमारे पास भी धतूरा है, वो भी एक साइकेडेलिक्स में आता है। इन्होंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। और फिर जैसे एलएसडी, एलएसडी लेके इन्वॉल्व फॉर्म ऑफ मशरूम्स जो आगे चलते हैं। तो उस पे भी आता हूँ कि लाइक कैसे साइकेडेलिक्स ने भी कुछ चेंजेस तो फॉर श्योर किए ह्यूमन इंटेलिजेंस में। एक पर्टिकुलर स्टेज तो हो सकता है जो बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ है, कि एक साइकेडेलिक्स का एक पार्ट हो सकता है जहाँ पे जहाँ रिसर्च चल रही हो आपस में कि हम आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि एक जो ह्यूमन के फ्यूचर की बातें वेदा विमान और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो प्रेजेंट टाइम उस टाइम भी यूज होती थी। और आगे की टेक्नोलॉजीज, जैसे कि साउथ में एक मंदिर है जहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 1500 और 1600 ओल्ड कुछ मंदिर है। उसमें स्विम सूट के साथ इंस्क्राइब्ड है वो, कि वहां पे लोग, और शर्ट बटन्स, जिस टाइम में ब्रिटिश भी बटन्स नहीं यूज करते थे, उस टाइम पे प्रॉपर शर्ट कॉलर के साथ वो मंदिर में है किए हुए हैं। और उसके जो टॉप से अगर आप ड्रोन शॉट में देखते हो तो एक सेमेटिक साउंड का जो साउंड फॉर्म बनता है, कि आपको इस साउंड का पर्टिकुलर पिक्चर दिखेगा कैसा। अगर कोई साउंड चल रहा है तो उसमें कौन से वेव्स, अगर पानी में देख रहे हो ऐसे तो क्या बनता है, सैंड का अगर डाल के से ओम का साउंड देखते हैं फॉर समथिंग वैसा। उसमें भी एक दिख रहा है कि कोई सिमेट्रिक एक पैटर्न है जो साउंड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हो सकता है वो एक पर्टिकुलर साउंड या फ्रीक्वेंसी यूज करके उन्होंने ये सब देखा हो फ्यूचर में। तो लाइक इसमें आपको क्या लगता है कि कितना सच्चाई है जो देखते हैं कि वेद में इस इवोल्यूशन के साथ में लिखा हुआ है। जैसे आपने वराह अवतार, कंटारा में जो गाना भी है वराह रूपम, उसमें बाद में शिव में यूज किया हुआ है। और एक शिवा जो फैक्टर है वो साइकेडेलिक से लेके वेद से लेके जो कहीं पे स्थित हो, जैसे नागास बोल रहा हूँ, तो उधर भी एक शिवा फैक्टर आता है। तो अब कैसे आप ये सारी चीजों को कनेक्ट करते हो, जो मैंने डॉट्स छोड़े, वो कैसे एक थियरी में कनेक्ट होती है। ओके ओके, तो ये काफी थोड़ा सा लंबा हो गया। थ्योरीज हाँ मैंने ये हाँ। सुनी है। सबसे पहले सर्फ वाली बात करते हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज कि जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी जो भी, वो ना हम्म सिर्फ अर्थ तक ऐसे सीमित नहीं थी। आप देखो कि अभी जो मॉडर्न साइंस है वो कई सारे ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात करती है, कई सारे प्लैनेट्स की बात करती है। तो उसमें वो बात करते हैं कि ह्यूमन फॉर्म इज नॉट ओनली द फॉर्म जो कि इस अच्छी एक सिविलाइजेशन बना सकता है, जो कि एक वेल इंटेलिजेंट और कल्चरल वे में सरवाइव कर सकता है। और भी कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन बॉडी सिर्फ इसी फॉर्म में बनने के लिए थोड़ी ना है। प्रोबेबली जो आपने सर्फ वाली बात की, हाँ पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाला शरीर जो है वो ह्यूमंस की तरह हो, नीचे वाला एक सर्फ की तरह हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट वो चीज को मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो अर्थ तक सबसे पहले सीमित नहीं थी। दे श्योरली वुड हैव कनेक्शन विद अदर प्लैनेट्स या अदर बीइंग्स, डायमेंशनल बीइंग्स, या फिर प्रोबेबली यूनिवर्स को उन्होंने हम्म ट्रेवल किया हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस भी किया हुआ था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मल्टीवर्सल कनेक्शंस भी उस समय थे। तो जो सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हो जिन्होंने ट्रेनिंग दी या फिर ऐसा कुछ सिमिलर, वो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे डायमेंशंस या फिर दूसरे यूनिवर्सेस के क्रीचर्स हो सकते हैं। तो वो लोगों ने कनेक्शन बनाया एंड दे टॉट अस। अब जैसे कि एक बात रखा जाता है ना कई बार कि अभी एलियंस अपने को कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कि मोस्ट प्रोबेबली हम अभी इतने सिविलाइज्ड इवॉल्व। नहीं है, हम इतने इंटेलिजेंट अभी बीइंग नहीं है। हाँ,
राइट, कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे 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 देखो ना कि अपन लोग को से कोई छोटा जैसे जानवर है, क्रोकोडाइल है या फिर लायन है, अपन लोग इनसे कभी कोई चीज ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अपने लिए वो बहुत काफी कम है, उनका इंटेलिजेंस इतना ज्यादा नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ जो एक्सप्लेनेशन रखा जाता है, मैं उसको सही मानता हूँ कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। फिर बड़ा रूप पर जो आते हैं ना, जैसे कि साइकेडेलिक्स वाली जो चीज है, तो हाँ उसका एक रोल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्रिएटिविटी जो जब चीज बात आती है ना, कभी कई बार ना ऐसा बोला जाता है कि ये सब ह्यूमन इमेजिनेशन है। रामायण को भी इवन लोग बोल देते हैं कि ये भी ह्यूमन इमेजिनेशन है, कहानियां बना ली है। ठीक है, हम्म। बट फिर आंसर आता है कि ये सब कुछ कहानियां सिर्फ भारत में ही क्यों बनी? ओके, सिर्फ एग्जैक्टली। एक आप एक चीज देखो, ये सब कुछ ना वहाँ चीजें बनी हुई है। एक तो एक सेंट्रल एशिया में कई सारी जगह मिल जाएगा आपको, इजिप्ट हो गया जैसे, हम्म। ग्रीक में थोड़ा बहुत है अपने इधर। और वहीं इराक और ईरान के बॉर्डर के बीच में मैंने सुधांशु त्रिवेदी का एक वो देख रहा था। तो उन्होंने कोई तो एक हम्म, सिविलाइजेशन का नाम दिया था। उस पे केव में अ, उसमें हाँ एक वो आदमी उस है। समय जोरास्ट्रियन जो थे वो तो फॉलो उसमें किया केव करते में थे। ऐसा इंस्क्रिप्चर है, पेंटिंग एज इंस्क्रिप्चर है फॉर समथिंग। उसमें एक आदमी है जो हम्म, धनुष लेके खड़ा हुआ है, और उसको एक हम्म, मंकी लाइक जो एक है वो प्रणाम कर रहा है, जैसे बैठ के हम्म, प्रणाम कर रहा है। ये पिक्चर साथ में है। तो बोलते हैं कि अगर रामायण अगर मिथ्या थी, तो ये चीज सेम इमेजिनेशन वो उधर तक कैसे पहुंच रही है? और फिर हाँ आप हाँ, बोलते राइट हो राइट। कि पोर्चुगीज ने इंडिया ढूंढा है। तो क्या ये ट्रेवल हम नहीं कर रहे थे, या हमारी सेम रिलीजन नहीं थी, रिलीजन एक्सपांड नहीं था? बहुत सारे क्वेश्चन राइट साइमल्टेनियसली राइट। आते हैं। अरे सिमिलर ऐसा एक वो भी आता है ना बात, साउथ अमेरिका में भी ऐसे काफी सारे मंदिर है ना, जो कि हनुमान जी लाइक बीइंग, मतलब एक मंकी लाइक बीइंग को जो पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। वहां पर भी कई सारे ऐसे मंदिर मिले। तो वो एक एग्जांपल है ना, जो क्रिएटिविटी के बारे में बात बोल देते हैं कि ये तो सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन है या फिर ऐसा सब कुछ। तो उसमें ना कई हद तक आप ऐसा बोल सकते हो कि बिल्कुल आप कुछ नहीं से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो। मतलब जब आपके पास कुछ नहीं है, वहां से आप एब्सोल्यूट नथिंगनेस से कुछ नहीं उठा सकते हो। कुछ तो होगा, बस वहां पर एक चीज है कि समय के साथ चीजें ऐड हो जाती हैं, थोड़ा सा ज्यादा बन जाती हैं, वैसा कुछ। तो साइकेडेलिक्स वाला पार्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि इमेजिनेशन ही नहीं है ये, रियलिटी थी। बट उसको थोड़ा बहुत ह्यूमन इमेजिनेशन ने प्रोबेबली स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में इसको बनाने के लिए कई सारी चीज इसमें ऐड कर दी। क्योंकि अपन भी ऐसे बात करते हैं ना, तो एक दो चीज एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाती हैं। तो और हम्म। इतना समय गुजर गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ऐड होते 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 एक विकराल सा रूप ले लिया, जो कि आज इम्पॉसिबल जैसा लगता है। बट हाँ, देयर वॉज समथिंग समथिंग जो हमारे पास जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में ना अपन एब्सोल्यूट सब कुछ को सत्य नहीं मान सकते हैं। फिर जैसे जो बराह अवतार की आप बात कर रहे थे ना, उसके पीछे तो एक स्टोरी है, पौराणिक है, बट हाँ वो मेरे को थोड़ा सा सही एक्सप्लेनेशन लगता है। तो वो जो उसमें कंतारा मूवी में दिखाया था, उसमें दो देव दिखाए थे, राइट? एक नहीं था वो, है ना? एक तो पंजुर्ली देव थे, और एक नाम क्या था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, गुनिका, हाँ गुनिका देव थे, राइट? तो पंजुली देव जो है वो बेसिकली रक्षा करते हैं, देखते हैं मतलब ह्यूमंस को, जो कि बड़ा अवतार जिसको जो थे ना, जो जिनका मतलब एम रहता है कि जंगल की रक्षा की जाए, उनकी क्रॉप्स की रक्षा की जाए। और फिर गुनिका देव जो है वो वॉयलेंट फॉर्म में है। जो लास्ट में जो उनका उसका क्लाइमेक्स है ना, वो गुलिका देव होते हैं, ठीक है, जो कि रक्षा करते हैं, उसे मारते हैं। तो वो जो दो देव बताए थे ना, ऐसे कई सारे देव हैं, ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं इनसे रिलेटेड, पौराणिक इनकी बातें करते हैं जो। तो ये सब कुछ एब्सोल्यूट नथिंगनेस तो नहीं हो सकता है। मतलब एक एब्सोल्यूट कहीं से स्क्रैच से आप कुछ कैसे बना सकते हो? कुछ तो एग्जैक्टली होगा जिससे कुछ बिल्ड किया गया है ना? तो वहां से ना मैं इस चीज को सिर्फ ऐसे ही ऐड जोड़ता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, उनके कनेक्शंस होंगे फ्रॉम विथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दूसरे प्लेनेट या डायमेंशन या फिर यूनिवर्स क्रॉस करके हम्म। जो सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने मतलब अपने को सिविलाइज किया है। ऐसा कुछ हम्म। एक्सप्लेनेशन अपन लोग रख तो सकते एक हैं प्रोबेबली। जो एक अर्थ में देखो ग्रेविटी मैपिंग होती है, तो जहाँ पे वीकेस्ट ग्रेविटी है वो साउथ इंडिया में पाया जाता है, कि वहाँ पे एक सबसे ज्यादा वीक जोन है ग्रेविटी का। और वो सेम जगह पे एक शिव मंदिर है। और शिव मंदिर ऐसा है कि वो एक लिंगम के फॉर्म में है, पर एक वो लिंगम में से एक आदमी निकल रहा है। मतलब समझ रहे हो कि वो शिवलिंग है, हाँ। पर उसके अंदर से एक हम्म, आदमी निकल रहा है। लाइक कि आप दरवाजा खोल के बाहर आ रहे हो।
वो एक हो सकता हम्म, है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई लैंड किया है अपने शटल से, हम्म, और वो बाहर निकल रहा है, उस टाइम पे लोगों ने देखा और वो चीज उधर पे उन्होंने इंस्क्राइब कर दी है। हम्म, एक लाइक ये मंदिर आज भी बोलते कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम शिवा लैंड हुए थे, ऐसा बताते हैं। तो इट्स लाइक वेरी मच पॉसिबल कि, हाँ बोलिए। लुक वो ना उस चीज को मैं पूरी तरीके से ट्रू नहीं मानता, क्योंकि ना कई श्योर। सारी चीजें ऐसे वो बिल्ड की गई हैं हम्म। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर। आप देखोगे जैसे हिस्ट्री पर भी ना एक आया करता था पहले, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, जिसमें अपने हिंदू गॉड को पूरा उन्होंने एलियंस बता दिया था। हम्म। शायद आपने भी देखा होगा, हिस्ट्री टीवी 18 पर आता था। तो उस चीज को ना मैं पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता हूँ। लोग एलियंस हो सकते हैं, बट आप वो सारे चीजों को एब्सोल्यूट ये नहीं बोल सकते हो कि हिंदुइज्म में जितने भी गॉड्स हैं वो सारे एलियंस थे, इसीलिए उनका जो फॉर्म है वो अलग है। ऐसा सब कुछ नहीं, वो सब कुछ अर्थ पर भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर वो दूसरे प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है तो। बट हाँ, जैसा कि आपने अगर अभी कई सारी थ्योरीज निकल के आती है ना, जिसमें बोलते हैं कि वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, एक ही के कई सारे अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर समय में जो चेंजेस हैं उससे आप थोड़ा सा उनको देख सकते हो मिलाकर, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है वो कितने साल पुराने होंगे। आई थिंक वो जो आप इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली कितना साल पुराना हो सकता है लाइक वो इंस्क्रिप्शन। वो जो मंदिर बताया जाता है ऑलमोस्ट लाइक 2500 3000 ईयर्स, लाइक ये बहुत ही बेसिक टाइमलाइन हाँ। है, क्योंकि जो महाभारत की टाइम है वो ऑलमोस्ट 5000 ईयर ओल्ड है। तो अगर महाभारत की टाइमलाइन अगर 5000 ईयर ओल्ड है, तो शिवा फर्स्ट लैंडिंग ऑन अर्थ, इट कुड बी बिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हाँ बिलियन राइट। पहले रामायण हुआ है। 1 बिलियन पहले, उसके बाद फिर क्या, सतयुग कलयुग, ये द्वापर, फिर त्रेता, नाउ कलयुग। तो इसके हिसाब से तो फिर बहुत टाइम हो चुका होगा। तो मुझे नहीं पता वो किस वो टेक्स्ट को लेके फिर शायद वापस बनाया गया हो, कोई टेक्स्ट में उन्होंने किसी ने कुछ पढ़ा हो, या डायरेक्ट देख के फर्स्ट हैंड नहीं बनाया हो, स्टोरीज के थ्रू बनाया हो। जो भी हो, तो लाइक एक सर्टेन कोई स्टोरीज के हिसाब से बनाया जा रहा है। और एक और बात मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट एक कॉन्क्रीट मुझे आंसर आज तक नहीं मिला। लिंगम है क्या? लाइक बेसिकली इज दिस लाइक अ मेल जेनिटल्स, और जस्ट लाइक शिवा का एक कोई फॉर्म था, फिर वो एक धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते वो एक सिर्फ एक पत्थर जैसा दिखता है अभी। लाइक व्हाट इज दैट? आपको कोई हाँ लुक आइडिया ये इसमें? ना मोस्टली ना ये अपब्रंश ही है। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, द ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ शिवा। हम्म। अंशुल पांडे जो भैया हैं, उन्होंने वो बुक लिखी है। एंड ही हैज डन एब्सोल्यूट, मतलब बहुत ही परफेक्ट उसमें लिखा है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा काम किया है उसमें। क्या नाम है तो बुक का? उन्होंने उसमें द ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ शिवा। ठीक है। मैं ओके, सो उसमें उन्होंने बताया, जो जैसे लिंगम की बात कर रहे हैं ना अपन लोग, तो ये कोई ऐसा मेल जेनिटल या ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ चीजें कहाँ से आई, मैं इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर साइड ना मतलब ऐसे वर्शिप की जाती है फॉर द फर्टिलिटी, क्योंकि इधर फर्टिलिटी कंसर्न है इनके साथ। तो मेल जेनिटल को ये रखते हैं ऐसा गुडविल, और उनके यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, ताकि फर्टिलिटी आए भाई, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन रेट गिर रही है, फर्टिलिटी इनकी कमजोर हो रही है। ठीक है, बट ऐसा कुछ हमारे में प्रॉब्लम नहीं है। बट तो वहां से ना चीज को ऐड कर लिया गया है कि शायद ये भी वही है, मेल जेनिटल है ऐसा कुछ। बट रियलिटी ना थोड़ी अलग है। जो लिंगम है ना, लिंगम शब्द या लिंग जो शब्द है, लिंग बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म। आप हर कहीं पे भी यूज कर सकते हो ऐसे। ऐसा नहीं है कि लिंग मतलब सिर्फ वो लिंग, मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो इसका मतलब क्या है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का? एक लिंग मतलब कि एक रिप्रेजेंटेशन जो कि पुरुष को हाँ हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है, स्त्रीलिंग जो कि हम्म। स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अब स्त्रीलिंग तो क्या स्त्री में भी लिंग है? ऐसा नहीं है ना। तो वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको अपन बोलते हैं ना इंग्लिश में, जैसे इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा, जेंडर जो है। ओके, हाँ जैसे जेंडर एक शब्द है, तो बस एक रिप्रेजेंटेशन उसका शब्द है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना वो। अब शिव लिंगम तो सिर्फ इसको ऐसा मान लो कि ये शिव, भगवान शिव का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए शिव लिंगम, शिवलिंग जो बोलते हैं। तो उसको ना फिर अपभ्रंश होते होते, क्योंकि शब्दों का ज्ञान जो है ना वो बहुत ही सिकुड़ गया है। मतलब हर शब्द का एक तो शब्दार्थ होता है, मतलब कि जो शब्द है उसका डायरेक्ट एक अर्थ अपन ने निकाल लिया उसका, या तो विच्छेद करके, यानी कि उसको तोड़ कर एक अपन ने अर्थ निकाल लिया, और उस अर्थ से अपन उसको बता देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी होगी। लेकिन उसी शब्द का फिर एक भावार्थ भी होता है। ठीक है, और ये चीज ना संस्कृत में काफी देखी जाती है। मतलब संस्कृत में एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, हम्म। और मल्टीपल मीनिंग्स के साथ सिर्फ शब्दार्थ पे अपन अटक के नहीं रह सकते, उसका फिर एक भावार्थ भी है।
जिसको आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है, नहीं तो वो आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। वही सिमिलर यहाँ हुआ है। और क्योंकि अज्ञानता तो बढ़ती ही गई है, नॉलेज तो डेसिपेट हो ही है, एरोगेंस बढ़ती गई है, तो उसके साथ क्या हुआ ना, चीजों को समझने की बजाय उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो ऐसा है, क्योंकि 10 लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। उसके बाद फिर कई सारी ऐसी, मेरे को नहीं लगता मेंशन करने की जरूरत है, आपको मालूम है और सभी को मालूम होगा कि क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं इसी से। जैसे अगर शिवलिंग की बात करें तो क्या क्या लोग मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं इसके लिए कि भाई वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। लिंग वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट, तो वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अपन सिमलिक बोलते हैं तो वो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है भगवान शिव का। तो वैसा कुछ है। और स्टैच्यू वाली जो चीजें है ना, आप देखो कि जो हमारा मूर्ति पूजा बेसिकली जो आई है, वो ऐसा नहीं है कि पुरातन काल से, सनातन काल से ही चली आ रही है, ऐसा नहीं है। ये ये अभी मॉडर्न टाइम पे। कुछ, हाँ, कुछ हजार सालों में ही इंट्रोड्यूस की गई। और इसका भी एक रीजन था, बहुत बड़ा रीजन मैं बताता हूँ उसके भी। क्या था, जैसे आप ईश्वर, जैसे मैं शब्द बोलता हूँ ईश्वर बोलते हैं ना, जैसे ईश्वर जो निराकार है, सजी मतलब हर जगह एग्जिस्ट करता है, एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम्म। अब इस चीज को ना आपको इमेजिन करने के लिए आपको पावर चाहिए, ठीक है। आप जब जैसे ध्यान करते हो, जब आप आंखें बंद करते हो और मैं कहता हूँ ईश्वर का ध्यान करो, तो आप क्या ध्यान करोगे? एब्सोल्यूट नथिंगनेस। ईश्वर जब मैं शब्द बोलता हूँ आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ भगवान शिव का ध्यान करो, आंख बंद करो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ भगवान शिव, या तो शिवलिंग आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में बन जाएगा। या भगवान शिव आप कैसे इमेजिन करोगे, हाँ कुछ थोड़ा सा कलर, और फिर इमेजिन करोगे कि गले में सांप है और रुद्राक्ष है, और ऐसे सब कुछ इमेजिन कर लोगे आप, राइट। अब यहाँ पर एक चीज समझो, हमारा ब्रेन ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। बट अपन हर चीज इमेजेस के फॉर्म में सोचते हैं, या फिर वर्ड्स के फॉर्म। जब मैं कोई भी शब्द भी बोलता हूँ ना, तो हमारे दिमाग में इमेज ही आती है, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, कैपेसिटी या पावर, ये धीरे धीरे डिक्रीज ही हुई है समय के साथ। तो फिर हमें जरूरत पड़ी कि यार अभी ना वो नहीं हो रहा है, मतलब अब बैठते हैं तो और ईश्वर का ध्यान करना बैठते हैं, बोला जाता है कि ईश्वर का ध्यान करो, तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। ये वर्ल्डली थॉट्स आते हैं, इस दुनिया के थॉट आते हैं, भौतिक वर्ल्ड के, जो जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल है। तो एक पिक्चर तो चाहिए, एक पिक्चराइजेशन चाहिए इंसान को, भगवान की एक पिक्चराइजेशन, जिसे इंसान आंख बंद करके याद कर पाए, जिसे समझ पाए कि हाँ भगवान मतलब ये, समझे। तो वो हम्म। चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोबेबली ये जो मूर्ति पूजा है, या फिर जो आइडल, जो स्टेचू वाली जो चीज है, वो फिर वहां पर इंट्रोड्यूस की गई। बाकी जैसे अगर आप पावरफुल हो, इतना आपको समझ में आता है कि हाँ ईश्वर जो है, इससे एक सुप्रीम बीइंग है, एनर्जी है, जिसे हमें ध्यान करना है, तो आपको फिर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब बोला ना कि लिंग वाली चीज, वही आ गई, रिप्रेजेंटेशन की आपको जरूरत है वहाँ, ईश्वर के रिप्रेजेंटेशन की, भगवान के रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि आप इतने पावरफुल नहीं हो कि आप ऐसा कर पाओ। क्योंकि आप देखो, जो भी ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे, उन्हें अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जंगल में जाकर ध्यान किया करते थे। तो हम्म। जंगल में तो कोई ऐसे मंदिर होता नहीं था, वो फिर ऐसा बोलना चाहिए ना, वो मंदिर में जाके ध्यान किया करते थे भाई, मंदिर में जाके अपनी रिसर्च जो भी कुछ थे वो किया करते थे। बट ऐसा नहीं बोला जाता, उनको क्या चाहिए था, एकांत चाहिए था। इस वर्ल्डली जो थॉट्स हैं, जो भौतिक दुनिया के थॉट्स हैं, उनसे जब हट के जब आप ईश्वर का ध्यान करोगे, वो एब्सोल्यूट एनर्जी तक जब आप पहुंचोगे, तब वो चीजें आपको समझ आएंगी कि ओके, ये जो है ना, जो अभी अपन देख रहे हैं, इनसे कितना मोर पावरफुल है अपना ब्रेन, और कैपेसिटी है इसकी कि जो वो ईश्वर का रियल फॉर्म है उस तक पहुंच सकता है। तो वहां से फिर ये सब चीजें समझ में आती हैं कि सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेशन है, और ये सिर्फ जो शब्दों का इधर उधर फेरबदल है, उसके कारण से ये सब कुछ मिसकंसेप्शन बन गए हैं कि ये लिंगम और फिर मेल जेनाइटल और ये सब कुछ फिर ऐड कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है वो फिर लेफ्ट लॉबी और ये सब कुछ तो वामपंथी लगे हुए हैं इन सब चीजों को ऐड करने के लिए। तो ये जो आपने लाइक ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट ऑफ शिवा, इसमें ओरिजिन कुछ डिस्कस किया गया है कि लाइक शिवा का ओरिजिन क्या हो सकता है? लोग उस बुक में ना आपको सभी कुछ मिलेगा, उन्होंने स्टार्टिंग से पूरा ऐसे बताया है कि सिबलिंग का मतलब सबसे पहले तो अर्थ, कई सारे सिबलिंग, और फिर जो भी अलग अलग फॉर्म्स हैं उसको भी उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। एक पॉसिबल थॉट के भगवान शिव एग्जैक्टली कैसे थे, क्या हो सकते हैं, इनका ओरिजिन की जैसे बात कर रहे हो ना, उसमें वो चीज भी ऐड की हुई है उन्होंने। ज्योतिर्लिंग के बारे में भी ऐड किया हुआ है उसमें, सब कुछ है भगवान शिव के बारे में, आपको मिल जाएगा बुक में। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम्म, हमने स्टार्टिंग में वर्ल्ड से बात की, ह्यूमन इवोल्यूशन पे आ गए। आई वांट टू टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस। जैसे आप ध्यान की भी बात कर रहे हम्म, थे कि कॉन्शियसनेस की साइंस कैसे कॉन्शियसनेस को परसीव करता है। क्योंकि देखो, सपने हम भी देखते हैं, और हम्म, वो बहुत ही अलग होता है जैसा हम सोचते हैं। और एक ये भी थियरी है कि अगर आप कुछ सोचते हो तो वो फर्स्ट थॉट आपका नहीं होता है। वो थॉट आपको हम्म, भेजा गया है, वो कई लेयर से आपके पास आता है।
वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप थोड़ा भी किसी भी जो मैथ्स इज ए लैंग्वेज ऑफ गॉड ऐसा भी बोला जाता है कि जो ईश्वर का जो भाषा है वो मैथ्स के थ्रू बताते हैं। और ये वेदों में हर ऑलमोस्ट हर टाइप में आपको दिखता रहेगा कि कितना डीप में फिलोसॉफी के साथ मैथ्स का कंटिन्यूअस लेयर जुड़ा हुआ है। तो जब कॉन्शियसनेस की बात होती है या अल्टरनेट रियलिटी की बात होती है तो उसको कैसे साइंस इस वक्त देख रहा है और कैसे वेदों ने देखा है? लोग अगर मॉडर्न साइंस की बात करें ना, तो मॉडर्न साइंस ने अभी कॉन्शियसनेस को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि अगर हम्म। मॉडर्न साइंस कॉन्शियसनेस को प्रूव कर देता है ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल जाएंगे। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस प्रूव हो जाती है तो सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स को अपने इस वर्ल्ड से आराम से जोड़ा जा सकता है। वो कॉन्शियसनेस ही वो बीच में एक पार्ट आ रहा है और एक ग्रेविटोन जो कि हम्म। टूटा हुआ है, जिसके कारण से ये चीज जुड़ नहीं पा रही है, वो ब्रिज नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने तो इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। और फिर एक और चीज जो आप बात कर रहे हो ना, कि कोई भी थॉट अपने को एक ही बार आता है, मतलब सॉरी, जो अपने को थॉट है वो पहली बार नहीं आया है ऐसा। तो उसके लिए तो मल्टीपल ऐसे पहली बार नहीं, लाइक प्रोबेबिलिटीज। दैट थॉट, मतलब वो हमारा थॉट नहीं है, वो हमको कुछ किसी टाइप में भेजा गया है। या अगर आप कुछ सोच भी रहे हो तो वो एक अल्टरनेट रियलिटी है या आपके यूनिवर्स में नहीं। जैसे कि बैरियर की, जब टाइम ट्रेवल की आप बोल रहे थे तो सर्टेन पैराडॉक्स की बात होती है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इज ए प्रोमिनेंट वन, कि आप पास्ट में जा नहीं सकते हो। द रीजन इज, अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो क्या आप एग्जिस्ट करते हो? तो यहाँ पे मल्टीवर्स थियरी आती है कि हो सकता है आपने अपने ग्रैंडफादर को मारा है और आप उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हो, बट ये यूनिवर्स पे आप एग्जिस्ट करोगे। तो सेम थिंग जैसे कि हाँ, कृष्ण टाइमलाइन भगवान ने, जैसे या चेंज हो जाएगी, राइट राइट। या तो जैसे कि सो उसका भी ना। नहीं, बोलिए। गो ऑन सॉरी। नहीं, तो वही मैं बोल रहा था कि मल्टीवर्स में जैसे कि कृष्ण भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मा को बुला लिया था। तो वो भी एक टाइम है जब जहां आपको पता चलता है कि अर्थ इज नॉट दी ओनली वन। तो कैसे वो उसको भी, क्योंकि अर्थ पे लिखा गया है, वो स्क्रिप्चर है हमारे पास, यानी अर्थ में भी उन मतलब सर्टेन कॉन्शियसनेस लेवल पे उन्होंने सिर्फ देखा हुआ है या वो भी एक रियलिटी है, ऐसा। सो लोग जैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है कि हर चीज एक प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करती है, यानी कि हर चीज हम्म। की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी एग्जिस्ट करती है कि शायद अपन लोग अभी नहीं, थोड़ा सा आधे घंटे बाद बात करने वाले होंगे, राइट। हम्म। प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये सब कुछ प्रोबेबिलिटीज कहाँ एग्जिस्ट करें, क्या इनका फिर कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं? तो वहां फिर एक्सप्लेनेशन आता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो दूसरे टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करती हैं या दूसरे यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, फिर थॉट की जैसे बात करें ना, तो वो जो आप बात बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम या फिर सिर्फ अपने को थॉट नहीं आया, वो किसी और ने थॉट भेजा या फिर अपने अंदर वो इंस्क्राइब किया गया है थॉट। तो उसका भी प्रोबेबली ये एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली एक रिवाइंड थॉट हो, जो कि ऑलरेडी मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रेवल करके आ चुका है। क्योंकि जो भी थॉट्स हैं या कुछ भी, ये सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ही ट्रेवल कर रहे हैं, वाइब्रेशंस के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, जिन्हें अपन लोग अप्रोच करते हैं या फिर ये अपने को अप्रोच करते हैं यूनिवर्स से। तो ये बहुत बड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो और भी मल्टीपल माइंड्स से ट्रेवल करके आ चुके हैं और अभी अपने पास आए। तो इसके लिए जैसे एक एग्जाम, कई बार ये चीज इंट्रोड्यूस की जाती है ना, माया वाली, इल्यूजन वाली, कि हम्म। या फिर जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं कि सब कुछ मैट्रिक्स है। वहां जैसे जब आपने बोला ना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, हम्म। सॉरी, लैंग्वेज ऑफ गॉड। गॉड। हाँ, यूनिवर्स की भी इसका लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो हम्म। वो चीज ना क्यों बोलते हैं साइंटिस्ट, उसका एक रीजन है कि 1905 या शायद 1910 में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई थी कि ये जो एक आर्ट था, मतलब एक साइंटिस्ट काफी सारे थे जो ये बिलीव करते थे कि जो ये जो यूनिवर्स है वो एक मैकेनिकल है, मतलब ये पूरा एक मैथमेटिक्स के रूल्स पर गवर्न किया जाता है, और वो मैथमेटिक्स अगर हमने सीख ली तो हम सब कुछ जान सकते हैं यूनिवर्स के बारे में। ओके, और एक ऐसे था, मतलब ये साइंटिस्ट जो बिलीव करते थे कि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स सिर्फ मैथमेटिकल उससे गवर्न किया जाता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि अभी हम हमसे अननोन है। क्योंकि फिर वही एक बहुत फेमस जो कोट था सर एल्बर्ट आइंस्टीन का, शायद आपने सुना होगा, कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। वो आया होगा, है ना। तो वो उन्होंने वही बोला था कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि डाइस खेल रहा है, वो मैथमेटिकल ही है, सब कुछ मैकेनिकल इससे गवर्न होता है, ऐसा कुछ था। तो वहां पर ये चीज आई हम्म। थी कि प्रोबेबली मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, जिससे सब कुछ क्रिएट किया गया है। तो वहां ना फिर मैट्रिक्स वाली चीज काफी अच्छे से बैठती है कि अगर फिर ऐसा है ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ मैट्रिक्स है, इल्यूजन है, और हम सब कुछ प्रोग्राम्ड बीइंग्स हैं जो कि सिर्फ अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि गेम्स में होता है प्रोग्राम, उस हम्म। तरीके से।
तो वैसा ये कुछ प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन दिया या जाता है। ये प्रोग्राम वाली जो बात है उसको मैं उसको नहीं मानता हूँ कि आप पहले से ही प्रोग्राम्ड हो और आप कंटिन्यू कर रहे हो आप। ओके। हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस बेसिस ही वही है कि आप प्रोग्राम नहीं है, कि अगर आप वो सोच रहे हो कि आपको करना क्या क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके साथ आती है इस टाइम पे। आप बहुत सारी चीजें, अनगनत चीजें जो आप कर सकते हो, बट यू चूज चूज टू डू सर्टेन थिंग्स बेस्ड ऑन योर वेदर। प्रोग्राम को लोग डेस्टिनी भी बोल देते हैं कि आप डेस्टिनी आपका प्रोग्राम्ड है और ऐसा, बट वेदों में ही लिखा गया है आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। तो हाँ, जो राइट राइट। एआई की बात होती है कि एआई भी कॉन्शियस है, एआई कॉन्शियस नहीं, एआई बस एक ह्यूमन की थोड़ा इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई है। वो एक सर्टेन वे में एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल दिस जूम, जिससे ये एक इंटेलिजेंट वे है जिससे हम और आप दूर बैठ के भी एक साथ बात कर सकते हैं। बट ये जूम में नहीं है राइट कि राइट। वो कैसे मुझे गवर्न करेगा कि मैं कौन सा शब्द बोलूं। तो वो एक दिस इज एक जस्ट अ मीडियम। अरे तो लोग जैसे मैट्रिक्स वाली भी बात हम्म, आती है ना, तो वहां भी मुझे ऐसे मतलब चीजें हैं भी कि हम हमारी जो कॉन्शियसनेस वाली बात थी, तो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। और मॉडर्न साइंस जो है ना, वो कॉन्शियसनेस जैसी चीज को मानता नहीं है, क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए जो कि फेल हो गए कॉन्शियसनेस को प्रूव करने में। तो वो क्या मानते हैं कि हम लोग बेसिकली प्रोग्राम्ड बीइंग्स हैं, जो कि एक हायर बीइंग ने हमें प्रोग्राम करके यहाँ पर किया है, हम उनका काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ। बट व्हाट आई बिलीव इज कि अभी जो सिस्टम बनाया गया है ना, इज मोर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि यहीं पर लोगों ने बनाया है, हायर बींग्स ने, जिसमें उन्होंने हमें प्रोग्राम नहीं किया है, उन्होंने आसपास चीजों को ऐसा प्रोग्राम किया है कि हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो गए हैं। ऐसा कुछ मैं मैट्रिक्स को मानता हूँ। जो मैट्रिक्स का आइडिया है, या साइंस का जो आइडिया है, वो उसको आई ज्यादा, ऑल्सो डोंट या बिलीव इट। ये वाला ज्यादा सेंस बना रहा है कि आसपास की चीजें प्रोग्राम्ड है, बट हम हाँ। लोग को उसमें से लूप होल है उसमें भी, बस आपको ढूंढना है कि इससे बाहर कैसे निकल। आसपास की चीजें जैसे आप प्रोग्राम्ड हो सकती हैं कि अ, समझो ये पर्टिकुलर, जैसे भूल भुलैया मान लेते हैं कि आसपास की चीजें प्रोग्राम्ड है, बस आपको अंदर भेज दिया है, आपका बर्थ हो गया है। अब आपको वो एस्केप का रूट ढूंढना है कि आप ऐसे ही, आपको भूल भुलैया बहुत सुंदर लग रहा है और एक पर्टिकुलर घर में जाके आप रुक जाते हो, वहां पे अच्छे लोग हैं आपके साथ रहने के लिए, खाने पीने के लिए, आप बस रुक गए उधर पे, उधर पे आपका लाइफ एंड हो जाता है। या फिर आप कंटिन्यू वो मटेरियल वर्ल्ड को इग्नोर करके आप एक अच्छा पार्ट ढूंढते रहते हो लगातार टिल योर एंड की, मुझे इधर से बाहर निकलना है, देन यू ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट थिंग। जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी थी और सुनी थी कि जैसे कि ह्यूमन ये वाला फॉर्म है, ये इल्यूजन है, आपको बहुत सारी चीजें इस टाइम पे नहीं मिल पाएंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका, बहुत सारी चीजें अगर इंडिया में इलीगल हैं, तो वहां पे जाके आपको बहुत सारी चीजें लीगल हो जाती हैं। और वो, लेकिन आप कितने अपने कंट्रोल में रहते हो कि वो चीजें नहीं करनी है, और फिर अपने अरे एम की तरफ फोकस रहते हो, तो बहुत ही हाँ, राइट अच्छा है। राइट। और फिर डेथ के बाद सेम चीज होता है कि जहाँ पे आप सोच रहे हो यार इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, मुझे इधर से वहां जाना पड़ रहा है, और डेथ के बाद ये एक और आपकी लाइफ चालू होती है जहाँ पे वो चीजें एक्सेसिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, ये बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं आपके पास एक सर्टेन चीज करने पे या जो भी है। वो सारे रुकावट जो आपकी ग्रोथ में आती है वो हट जाती है। फिर आप उधर पे अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो कि आप नेक्स्ट लेवल, एक जो लास्ट एनर्जी ब्रह्म जिसे बोलते हैं, ब्रह्म एक, क्योंकि ब्रह्म की कोई पिक्चर नहीं है। इवन जो वेद और उपनिषद में भी ब्रह्म को एक बस एक स्टेज और लेवल बोला गया है कि एक ब्रह्म फॉर्म है या वो है। ब्रह्म से ब्राह्मण आता है, फिर नॉलेज आता है, बट स्टिल एक ब्रह्मण एक जस्ट एनर्जी। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में मैंने मेरी बहन से बात किया था, तो वही बोल रहे थे कि ब्रह्म कोई सा देवता या वो नहीं है, ब्रह्मा देवता है, बट ब्रह्म जो फॉर्म है वो एक जस्ट अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, कि आपको सब पता है कि अब ये होता कैसे। एक होता है ना कि फर्स्ट 10वीं वाला अरे फर्स्ट को लोग पढ़ा जैसे रहा है ब्रह्म। कि हाँ भाई हाँ, ये लोग सब ऐसे जैसे ऐसे होता है। हम्म लोग जैसे ब्रह्म वाली जो बात करो ना, इट इज मोर कि आप उसे ईश्वर जो है ना, ईश्वर के ऐसे कई सारे नाम है। तो वो ऐसे मांग सकते हो कि वो सुप्रीम बीइंग है, वो सुप्रीम एनर्जी है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, राइट और राइट। सब कुछ उसी के अंडर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका जैसे आप बोल रहे हो ना कि उसका फॉर्म नहीं है कुछ। तो जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल मांगता हूँ कि आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो, ओके, तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, राइट। जी। अपने बेसिक लॉ पढ़ा फिजिक्स में। तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म क्या है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर आप बिल्ड नहीं कर सकते हो, राइट। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का आप स्ट्रक्चर बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि और फिर जैसे देवता वाली अपन बात करते हैं ना, तो देव मतलब सिंपल टर्म्स में देव मतलब
जो देता है, देने वाले को अपन देव बोलते हैं, देवता बोलते हैं। जी। ठीक है, तो ब्रह्म देव है वो अलग है, और जो सुप्रीम एनर्जी कॉन्शियसनेस जो अपन बात कर रहे हैं वो ईश्वर है। तो फिर जैसे बात की ना कि जब अपन इस लाइफ को छोड़कर जब हो जाएंगे तो वो मोक्ष वाली स्टेट होती है, जब अपन फिर ब्रह्म जो आप बोल रहे हो वहां मिल जाते हैं। तो उसके लिए ना सिमिलर एक ऐसा मेंशन किया है, जो मैट्रिक्स से अपन मिला उसे थोड़ा सा जोड़ के चलते हैं। तो हम्म। भगवान कृष्ण ने माया का मेंशन किया हुआ, आई थिंक वो आपने सुना होगा, राइट? तो हम्म। उसको ना कई बार लोग ऐसे मैट्रिक्स से मिला लेते हैं, और फिर लोग एक्सप्लेनेशन ऐसा रखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली वो भी ये प्रोग्राम्ड वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट उनका वहां पर माया से अर्थ था वही, कि ये जो वर्ल्डली जो चीज है ना, भौतिक जो सब कुछ ये बिल्ड डिजायर्स। किया गया है तुम्हारे आसपास, यस, डिजायर, जिसमें जिसका एक फैक्टर है जिसमें डिजायर्स आते हैं और भी कई सारी चीजें आती हैं। तो ये सब कुछ उसी के लिए फॉर्म किया गया है, ताकि यू डोंट लुक कि इस मैट्रिक्स से, इस माया से बाद क्या है, परे क्या है। तो वो जब चीज आप कब एग्जिट कर सकते हो, जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लो, उसके बाद ही फिर वो सुप्रीम जो फॉर्म है उसको अटेन किया जा सकता है। जैसे ब्रह्म बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं, वो सब कुछ, जैसे ईश्वर के सानिध्य में पहुंच गए तो वैसा कुछ। ओके और फिर सो। जो मॉडर्न मैट्रिक्स का जो बोल रहे हो ना, जैसे कि मैंने जैसे बताया ना कि जैसे मॉडर्न मैट्रिक्स को मैं उसे ऐसे ही मानता हूँ कि हमारे आसपास चीजें बिल्ड की गई हैं। उसे फिर मैं एक चीज और मानता हूँ, एक तो जैसे लेयर्ड है फॉर्म, जो कि ईश्वर से ही द्वारा बनाई गई है, ये जो भौतिक बनाया गया है सब कुछ। बाकी फिर हमारे आसपास ना लोगों ने भी बना के रखे हुए हैं, जो हमसे हायर बींग्स है ना, जैसे कि मे बी पॉलिटिशियन जिन्हें बोल सकते हैं, या फिर इनसे भी अगर कुछ बड़ा है तो आई डोंट नो इससे भी कुछ और एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने भी आसपास में ऐसे अलग अलग अपनी ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे जो एक सुप्रीम लेफ्ट में या सुप्रीम राइट में, राइट आइडियोलॉजी में जो बेसिकली लोग हैं, वो लोग, ये नरेटिव नरेटिव इज द हाँ, मॉडर्न वर्ड की नैरेटिव बिल्ड करना आप बोल सकते हो, राइट? कि वो भी मैट्रिक्स जैसा ही है ना। थोड़ा ब्रेन वॉश टाइप आपको बना दिया है कि ये ऐसी ऐसी सोचो, ये एक हम्म। पाथ है। तो वो तो राइट राइट। कोई भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप संत किसी अपने गुरु के पास जाते हो, वो भी अच्छे या बुरे वे में, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन हम्म। योर लक, कि लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है आप कैसे गुरु के पास जाते हो। गुरु कैन बी एनी वन, लाइक सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, कोई भी अगर आप, तो वो आपको क्या सिखा रहा है। तो अगर आप सर्टेन चीज सीखने के हो तो आपको उसी टाइप के गुरु मिलेंगे। उस टाइम आप उस टाइप में आपका ब्रेन, फॉर द लैक ऑफ द वर्ड, प्रोग्राम कर देंगे कि इस तरह से आपको चलना है, इस तरह आपको मार्ग दिखा देंगे। इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्शियसनेस, आपको कितना पास्ट इंफॉर्मेशन यूज करके आप करते हो कि हाँ ये मुझे सही लग रहा है। अगर कोई आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर मंत्र जाप करना है, जाप का आपको पूरा बता रहा है कि किस उच्चारण की या फ्रीक्वेंसी में, तो आपको हो सकता है वो सही बता रहा हो। या फिर एक कहीं पे आपको टेररिस्ट ग्रुप बता रहा है कि ये करने से आपको ये मिल जाएगा, तो हो सकता है वो आपके लिए सही हो या गलत हो, आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। तो लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लेके लगातार स्टडी हुए, जैसे कि न्यूरालिंक एक जो बना रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना, क्या नाम, इलॉन मस्क, कि कैसे इलोन चीजें मस्क। ऑल्टर की जा सकती हैं अगर कोई रिटार्डेड है। रिटार्डेड तो लाइक इंटरनेट पे बैन है वर्ड, बट एनीवे उस और क्या बोलेंगे। तो लाइक अपन वो बुक आइडियोलॉजी वाली पार्ट से बिलोंग नहीं करते, तो अपन यूज कर हाँ, सकता है सब। वही वर्ड है और क्या कितना शुगर कोट करे। तो फिर रिटार्डेड को थोड़ी पता है वो रिटार्डेड। तो तो उसको लाइक बेसिकली कुछ डीएनए या उसके ब्रेन में ऑल्टर करेगा वो पर्टिकुलर चिप, तो उससे आपको चीजें समझ आएंगी या कस्टमाइज्ड होगा। फॉर एग्जांपल है ना, कि आपको ये चीजें नहीं चल पा रही हैं, पर आपका जो न्यूरॉन्स है वो भेज ही नहीं पा रहा है हैंड आर्क में कि आपको हाथ चलाना है किस तरह से। तो कुछ भी सोर्स भेज रहा है आपका, कैसा भी हाथ चल रहा है, तो अगर उधर पे वो फिक्स कर देगा तो बताएगा नहीं भाई ये इसको जोड़ के खाना खाना है। तो फिर वो आपके प्रॉपर हैंड आर्क में वो चीजें, मोटर आर्क जो बोलते हैं, उसमें आप प्रॉपरली काम कर सकते हो। तो ये सारी ऑल्टरेशन अगर आप कर सकते हो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे या बेसिकली ऑर्गन्स पे, तो काफी सही है। लेकिन एक रोबोट बना देना और फिर एआई को फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेवल पे आ जाना। फॉर एग्जांपल जो वेस्ट वर्ल्ड एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे शायद, उस पे दिखाया गया था कि एक रोबोट से धीरे धीरे उनको कॉन्शियसनेस आता है, और फिर वर्ल्ड पे या लाइक जिन्होंने बनाया उसी पे जिस तरह से वो उनको ट्रीट करते थे, सेम चीज वो उनको ट्रीट करने लग गए। अब मशीन से तो मशीन पे आप लगातार एक्सपेरिमेंट करोगे। ह्यूमन ये नहीं सोच रहा है कि अब ये मशीन है तो मैं इसके ऊपर एम्पथी या वो करूं। दिस इज ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। ह्यूमन टू मशीन एक केयर है, उसको अच्छे से रखना है, वो एक अलग बात है।
लेकिन अब आप बोलो कि ये काम नहीं कर रहा है, इसको कुछ बोल दिया, फिर मशीन को बुरा हम्म, लग गया। जो ह्यूमन और मशीन में सेम है ना, इमोशंस का फैक्टर है। आप इमोशन हम्म, दिखा दो कि मशीन को बुरा लग रहा है, अब वो डिज्नी पिक्सार का मूवी थोड़ी है कि आप कुछ भी दिखा रहे हो और ऐसा होगा। तो वो थोड़े से हम्म। एक इमेजिनेटरी लेवल पे चले जाता है। सो जो अरे नेक्स्ट इसका ना टॉपिक। जैसे एआई का, हाँ बोलिए बोलिए, लोग सॉरी। एआई का जैसे मेंशन किया ना, तो वो हम्म चीज मेरे को ऐसे समझ आती है कि कुछ ऐसे स्टार्टिंग में ना एक जापानीज, आई थिंक जापानीज या अमेरिकन एक साइंटिस्ट था, उसी ने ऐसे मेंशन किया था कि फॉर अ एआई अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये एआई सही है। तो एआई के उन्होंने सबसे पहले बताया था कि एन एआई मस्ट नॉट हार्म ह्यूमंस, मतलब किसी भी कंडीशन में एआई के अंदर ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि वो ह्यूमंस को हार्म कर सकता है, मार सकता है, या किसी भी तरीके से डेंजर में ला सकता है ह्यूमंस को। सबसे पहले तो ये उन्होंने बताया था, और फिर एक सेकंड जो उन्होंने बताया था फॉर एन आइडियल एआई, कि उसकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि डेफिनेटली। एआई का, एआई के पास जो भी आइडियाज हैं या फिर जो भी कुछ नॉलेज वो आपको देता है, वो कैसे देता है, वो उसकी प्री प्रोसेस्ड जो नॉलेज है, वो आपकी ही नॉलेज को प्रोसेस करके आपके पास एक रिजल्ट रखता है। बिकॉज हम्म। हमारा ह्यूमन ब्रेन हमने इतना पावरफुल नहीं बना पाए समय के साथ कि हम लोग वो सारी नॉलेज को प्रोसेस कर पाए। बट वो अपन एक मशीन बना रहे हैं एआई, जो कि इस सभी नॉलेज को प्रोसेस करके आप तक पहुंचाएगा। तो ये दो आइडियल कंडीशन जो बताई थी ना, जब तक इन पर जैसे चल रहे हैं एआई, तो तब तक सही है। बट कई सारे अभी भी ऐसे केसेस मिलते हैं ना, जो कि जैसे वीडियोस वैसे फेक बताती जाती हैं, मुझे नहीं मालूम वो फेक है या नहीं सही है, बट वो काफी ऐसे रियल लगती हैं वो देखने में। जैसे अभी जापान की एक वीडियो आई थी ना, जिसमें एक वो लेडी थी, साइंटिस्ट थी शायद, तो वो ऐसे बता रही थी कि हम लोगों ने काफी सारे ऐसे एआई रोबोट्स बनाए थे, बट सम वेंट, मतलब जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, उन्होंने कई सारे साइंटिस्ट को मार दिया, ऐसा सब कुछ कई बार ऐसे सुनने को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो सब कुछ एक फेक नैरेटिव हो सकता है, जैसे कि बात कर रहे थे ना अभी नैरेटिव की, तो वो सब हम्म। कुछ एक फेक नैरेटिव हो सकता है। तो वो उस चीज से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि फेक इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई जा रही है। हाँ हाँ जैसे हाँ। मैंने सबसे पहले बताया कि एक आइडियल एआई क्या होगा, तो वो अपने उसको बताया ये कि हाँ ऐसा ये कुछ है, मुझे तभी लग वो रहा है उसको ना, एआई जो बोल रहे हैं। बेसिकली एआई इज, अगर मैं शेल शेल मतलब बात करूँ ना, एआई इज वेरी बोरिंग हम्म, टॉपिक। अगर आप ऐसे नॉर्मली हम्म, देखोगे ना, एआई बहुत बोरिंग है। कि बेसिकली एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कंप्यूटर चलते हैं वैसे, कंप्यूटर में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया इतना, एआई में क्यों ले रहे हैं? वो हम्म, सेम चीज है, बस एक थोड़ा सा अलग है। हम्म, तो एआई को ह्यूमन जब, ये ह्यूमन और बेसिक एक लाइफ का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे बोलते हैं, वो अपने हम्म, ब्रेन में डाला जाता है कि देखो आप नहीं बचोगे। जैसे कि सेम चीज बोलते हैं ना कि सर्टेन कम्युनिटी खतरे में है तो वो आगे आ जाते हैं। और भारत में बोला जाता है ये हिंदू खतरे में या कोई और खतरे में, तो उनको आगे, हम्म, अरे भाई हम तो खतरे में। तो सेम ह्यूमन लेवल पे, मास लेवल पे बोला जाता है एआई ह्यूमन को खतरे में डाल देगा। तो लोग लगातार हम्म। बात करते हैं और एआई का जो तो जॉब उसी के लिए अपॉर्चुनिटी है ना, जैसे, वो बढ़ जाता है। हम्म, एक जॉब तो मार्केट उसी बहुत बढ़ चीजों जाता को है। लेकर ना, उसी को लेकर तो लोग ऐसे पॉइंट रखते हैं ना, जैसे इलॉन मस्क ने भी बोला था कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन जो भी कुछ हम्म। अभी प्रोसेस हो रहा है, वो सब ताकि कुछ ह्यूमन अपना चीटिंग लेवल वगैरह बढ़ा इन सके सब। कि मैं एआई में काम कर रहा हूँ, आप हाँ समझो कि मैं वही। बहुत डेंजरस लेवल पे काम कर रहा हूँ, आप मेरे हाँ तो शेयर वैसा मार्केट कुछ है। बढ़ाओ। तो ये सब कुछ ना मैं बता रहा हूँ ना, जो मैट्रिक्स बिल्ड की जा रही है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, जो ये सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं। और ये सब हम्म कुछ हो रहा है एक जो बेसिक चीज होती है, जो मेरे को समझ में आई, कि हर क्रीचर में ना ये अपने को बड़ा बनाने की, रूल करने वाली जो चीज है ना, वो हर चीज, हर एक इंसान में एक इंस्टिंक्ट बना हुआ है। और वो रूल अब ऐसे तो पहले के जैसे को तो रूल किया नहीं जा सकता कि लोगों को बंदी बना लिया या फिर उनको मार रहे हैं, ऐसा कुछ। बट अब ना मोर ऑफ एक मेंटली, आप फिजिकली तो किसी को नहीं बना सकते हो, बट मेंटली किसी को भी रूल कर सकते हो। और वो मेंटली रूल करने के लिए ही ना ये सब कुछ बिल्ड किया जा रहा है अपने आसपास, हम्म जो कि इंफॉर्मेशन वॉर जैसे बोल रहे हैं। तो हम्म। वैसा कुछ। एक फिलोसोफर थे रशिया के, यूरी बेजमानोव। अगर आपको पता है, हम्म, यूरी बेजमानोव का एक वो था कि हाउ टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। तो राइट राइट, हाँ। हाँ, तो उसमें उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी या किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करने का फर्स्ट स्टेप होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। कि आप एजुकेशन हम्म, सिस्टम को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वर्ल्ड वॉर और इंडिपेंडेंस के टाइम पे रही है, इंडिपेंडेंस के बाद शायद, तो उनको इंडिया में और इंडिया को तोड़ने का उनको टास्क दिया गया था। वो एक केजीबी एजेंट थे। तो उसमें हम्म, आई एम नॉट श्योर कि केजीबी था, बट उनको एक टास्क दिया गया था कि आपको इंडिया को तोड़ना है और ऐसा। तो जब वो इंडिया में आया तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से करना है, उनका यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं कि सबसे पहले आप रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो, और प्राइड छीन लो, जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, यू शुड हैव प्राइड
कि कैसे पुनर्जागृति और वगैरह, जैसा आप भी बोल रहे हो कि अपने पर प्राइड होना चाहिए फर्स्ट स्टेप। कि अगर आप पर्टिकुलर हम्म, संस्कृत पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, प्राइड होना चाहिए, तो प्राइड छीन लो। हाँ राइट। रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाओ, प्राइड छीन लो, और जो उनका रियल हिस्ट्री है उस पे उनको लाइक घृणा करने बोल दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तानी हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक उठाते हो, तो मुगल आर ग्लोरीफाइड क्योंकि वो हाँ मुस्लिम राइट। है। और हिंदूज ने अत्याचार किए हैं, दिस आर द लिटरल वर्ड, हम्म, ये उधर पे है। हम्म, तो इस तरह से आप अगर मॉड्यूल करके, दे आर नॉट रॉन्ग, उधर पे अगर बच्चे बड़े होके हिंदू को हेट कर रहे हैं या कुछ, अगर जो सच्चाई नहीं जान पा रहे, उनकी गलती नहीं है। हम्म, उस तरह से उनको हम्म। प्रोग्राम ही कर दिया गया है कि अब वो उस तरह से बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप की, अरे लोग एक बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे अपने मन में आ गया, या जो अपनी चीजें हैं उनको लेकर, तो हम्म, ऑब्वियसली फिर जो सामने वाली चीज है ना, जो एकदम खराब भी है, वो भी ऐसा लगेगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास था उससे तो बेटर ही है, तो हाँ इसको हाँ देख लेते हैं। और फिर वहां पर चीजें ग्लोरीफाई करके आप लिखी हुई हैं, मुगल्स को ग्लोरीफाई किया हुआ है, तो ऐसा हाँ, लगता है यार हमारे पास तो ऐसा कुछ भी था नहीं, ये तो हम्म, ज्यादा बेटर है। तो वो चीज जो बिल्ड करते हैं ना, वो भी एक साइकोलॉजिकल ही चीजें बिल्ड की जा रही हैं, मेंटली चीजों को बदला जा रहा है, एजुकेशन वॉर, या फिर जो बोल रहे हैं हम्म। मेंटली जो चीज लड़ी जा रही है, जैसे हर बार तो वैसा कुछ बिल्ड। मुगल्स की, जी, हर बार जैसे मुगल की बात होती है तो मुगल आर्किटेक्ट बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। अब ऐसा बता देते हैं जैसे हमने तो सिर्फ छील कपाल करके ही सब बनाया था, हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, हमने ग्रेनाइट ऐसे ही दांत से काटा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनको कुछ हमें कुछ पता ही नहीं है। और फिर सेम चीज जैसे कि बोल देते हैं, औरंगजेब के टाइम पे जीडीपी 23% था। और फिर जैसे हम कंपैरिजन की बारे में बात कर रहे थे, कि आप कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक कंपेयर से ग्रोथ रेट भी अगर कंपैरिजन होता है, तो आप पिछले साल का लेते हो। से कोविड के टाइम पे -23.9 ग्रोथ रेट था, अपना आ गया था। और फिर अगले साल अगर आप देखोगे तो 6-7% था। तो -23 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 6-7% इज अ ब्लफ नंबर। आपको समझ में नहीं आ रहा हाँ कितना ग्रो हुआ है इंडिया। आपको लग रहा है 7% तो कोविड से पहले से भी ज्यादा हो गया, बट इस -23 से आपको किया गया है। तो सेम चीज जब औरंगजेब के टाइम पे बोलते हैं कि 23-25% था, तो 35 से कंपेयर करो ना, मुगल से पहले हम तो हाँ पैंतीस राइट। 40% थे। 35-40% से 23% पे आप लाके बोलोगे औरंगजेब के टाइम पे गोल्डन एरा था। तो पता नहीं भाई आप क्या पढ़ा रहे अरे हो, सेम उसे यूरी भी तो समय बेजमानोव के, लगेगा ना लूट। या सेम यूरी बेजनोव के नंबर पे, लाइन पे आप चल रहे हो। बट उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। इतने जल्दी, there's a रीजन वाई ओनली सनातनी, लाइक सबसे ओल्डेस्ट फिलोसफी अभी तक चल रही है। क्यों ये खून में है और क्यों ये टीचिंग में है, वो आपको दिखेगा आगे। और अभी तो फिर वो सारे नैरेटिव के टाइम जा चुके हैं कि कैसे अभी राइट राइट। मृतकालीन वगैरह वगैरह तो आगे आएगा। और लाइक जैसे कि यूरी बेजमानोव से रिलेटेड एक द साहिब्स हु नेवर लेफ्ट ऐसा करके प्राच्यम यूट्यूब हाँ चैनल हाँ पे, प्राच्य से। हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल पे उनका वो है, तो सेम उसी में मैंने देखा था यूरी बेजुनोव के रिलेटेड उन्होंने बताया। तो आप एक्सप्लोर करो यार, वो बहुत ही एक तो आपको लगातार डर लगता रहेगा कि ये सारी चीजें पॉसिबल हैं और हो चुकी, इनफैक्ट ये सारी की जा चुकी हैं और अरे उसके वो प्रोडक्ट है उन्होंने आप ना लोगों। प्राच्यम ने वो, प्राच्यम ने ना वो काफी काफी बहुत ही सब्सटेंशियल और काफी अच्छी चीज निकाली है, वो मेरे को भी बहुत ऐसे। सबसे पहले तो जो आवाज उन्होंने पीछे रखी है, वो आवाज में या बहुत ब्रो, दम है, लिटरली वो सुन गूजबम्स के देता बहुत है। अच्छा लगता है। हाँ राइट। तो वो उन्होंने काफी अच्छी वो निकाली, शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट ऑफ, मेरे को लगता चाहिए उसका एक पार्ट 2 भी निकालना चाहिए पार्ट उन्हें। 2 आ रहा है, बट कब आ रहा है पता नहीं, एपिसोड 1 ही था, पार्ट 1 ही है वो। नहीं अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है उसका उस पार्ट 2 का, लिखा तो बट है शायद उससे पार्ट 1 ऐसा कर। देखते हैं भाई कब आएगा। लेकिन वो यूरी बेजमानोव और लाइक बहुत सारे 100 वेज टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, ये सारी बुक्स जो हैं वो बहुत ही आपको शैटरिंग लगेंगी। कि सबसे लाइक आप हताश हो जाते हो जब अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हो और उस टाइम पे ना वो आपके अगेंस्ट रहेंगे और अचानक ना डिबेट के एंड होते में ना वो आपकी लाइन बोलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बोल अरे ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, फिर ना वो आपकी लाइन को मिक्स करके अपने इसमें बोलने लग जाएंगे। तो आपको लगेगा भाई मैं कौन से साइड में था अभी तक। लाइक यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि इस टाइप में लेफ्ट का नैरेटिव चलता है। वो धीरे धीरे करके जैसे हिंदुइज्म के एकदम खिलाफ थे, अभी उन्होंने हिंदुइज्म को मिक्स करके बोलना चालू कर दिया है। तो फिर आप 100% उनको मना भी नहीं कर पाओगे अभी, कि अभी अरे आप, लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था ना, इसका वही चीज है, मैं ऐसे फील करता हूँ कि जो राइट वाला जो पार्ट है खास करके इंडिया में ना,
हम्म। सच में नॉलेज की चीजों में वो नहीं रखता है यार, बहुत ही एक छोटा हाँ हाँ। प्रपोर्शन है लोगों में जो, हाँ, जो जानना चाहता है रियलिटी और उसके बाद बोलना चाहता है। बाकी जो एक मेजर प्रपोर्शन है ना, वो बिना नॉलेज गेन किए, बिना जाने, बस क्योंकि वो इस आइडियोलॉजी को सही समझता है तो वो सिर्फ भीड़ की तरह खड़ा है और सिर्फ आवाज लगा रहा है। इंस्टीट्यूट लोगों को ये करना चाहिए, जैसे लेफ्ट में आप देखोगे ना, उनके पास लिटरली चीजें होती हैं और फिर वो पुट करते हैं चीजों को। हाँ, बट अब वो अफसोस सही ये कि इसलिए नहीं हो पाती है गलत क्योंकि होती वो है। पूरा गलत गलत है, क्योंकि गलत में वो लोग खड़े हुए हैं, इसलिए वो चीजों को नहीं रख पाते हैं। मगर हाँ, थोड़ा सा भी अगर राइट वाला पार्ट, जो राइट विंग है इंडिया का, थोड़ा सा भी अगर हिस्ट्री को पढ़ लेता है, थोड़ा सा भी हम्म। सत्य को जान लेता है, तो काउंटर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिबेट में होगा या किसी में, बिल्कुल भी हम्म। डिफिकल्ट नहीं है तो काउंटर करना, तो इधर आसानी पे से मेरा आप एक थॉट है कि तथ्यों के जैसे साथ। कि हर थॉट है कि हर एक लोग सोसाइटी में चाहिए होते हैं, कि क्षत्रिय ब्राह्मण हम्म, शूद्र वैश्य, ये चार जो हमारे थे, अलग अलग क्वालिटी के लोग चाहिए रहते हैं। तो जो हम्म, उनको भी नॉलेज है जो सामने उतरते हैं, बट वो क्या होता है कि बहुत हम्म, गहरे नॉलेज के साथ नहीं उतरते। और आई थिंक दैट्स फाइन, क्योंकि जो नॉलेज हम्म, रखता है ना वो इतना शोर नहीं कर सकता, उसके अंदर वो हम्म, कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना शोर और रैलीज में जा पाए और वो कर पाए। वो बिलीव करेगा कि मैं डिबेट में उतरूं और फिर डिबेट में उतर के लोगों को काउंटर दूं। बट वी नीड हम्म, राइट नाउ दैट दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रील्स पे, सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ ऑन रोड पे, ये सारी रैलीज हों, लोगों को भव्य दिखना चाहिए। आई डोंट केयर कि अगर वो जो बाइक चला रहा है, जो रैली कर रहा है, उसको हिंदुज्म के बारे में ह भी पता है, सनातन का स भी पता है या नहीं, लेकिन उसको ये पता हम्म, है कि ये सही है और वो फ्लो के साथ जा रहा है। हम्म। दैट इज इनफ फॉर द लाइक जो डिबेट कर रहा है उनके लिए, ये इनके लिए स्टैंड बनता है नहीं जो नहीं, लोग, नीचे। मैंने जो पॉइंट रखा, इट डज नॉट मीन कि अपने को वो प्रपोज को पार्ट नहीं चाहिए लोगों का। हम्म। बट लोग, एक मैंने प्रपोर्शन की बात की ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हम्म। अपने पास ना वो कुछ ज्यादा ही है और ये वाले पार्ट में एग्री, ट्रू। बहुत ही कम है अपने पास। ट्रू तो ट्रू। ये वाला पार्ट अपने को थोड़ा सा तो अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसे हम्म। नैरेटिव बिल्डिंग की अपन बात करते हैं ना, तो लेफ्ट की नैरेटिव बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। आप देखो कि कोई भी चीज अपने देश में गड़बड़ होती है तो तुरंत उनकी टूल किट रेडी होके आ जाती हैं। हम्म। सब कुछ उनका वेल मैनेज, एकदम सब कुछ अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सब लोग सोशल मीडिया पे पुट कर रहे हैं, उनकी अलग न्यूज एजेंसीज हैं, सब लोग एक ही चीज को बढ़ाकर और सब कुछ मिलकर उसको पुश करने लग जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि उनके पास ये वाला प्रपोर्शन ऑर्गेनाइज्ड भी एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। है। हाँ, और वो वाला प्रपोर्शन भी बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं कि उनको भीड़ जमा करना नहीं आता, भीड़ जमा करने में भी उनका बहुत अच्छा चीज है। तो देखा उनके हुआ है पास हमने दोनों वो का भी। एक बहुत हाँ, तो उनका ना, ये दोनों का एक बहुत अच्छा प्रपोर्शन उनके पास है। नहीं, हमारे में देखें तो अपने पास ये वाले प्रपोर्शन थोड़ा सा कम है नॉलेज वाला जो, बट है, काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। बट अभी जरूरत है और लोगों को इसमें ज्वाइन होने की, इस हम्म। नैरेटिव बिल्डिंग वॉर में ज्वाइन होने की, ताकि एक जो पॉजिटिव नैरेटिव है ना, वो भी बिल्ड करना जरूरी है। क्योंकि आप देखो पॉजिटिव, अब यूट्यूब पर ही देखो तो पॉजिटिव इंडिया के बारे में कितने ही लोग बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं, है, बट एक्सेप्ट लाइक बट इंडियन बेस्ड के अलावा मुझे नहीं लगता हम्म, फॉरेन से कोई बता रहा है। वेस्ट हमेशा राइट राइट राइट, अपोजिट ही करेगा। वो दिखाएगा कि हम्म, लाइक हम्म, इंडिया, जयशंकर डिस्ट्रॉयड दिस फॉर हम्म, व्यूज के लिए। बट अगेन राइट, वो बाद में अल जजीरा हो गया या वाई, बाद में इनका हम्म, न्यूज हो गया, फॉक्स न्यूज थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल वो यही हम्म, बताएंगे कि इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस टाइम पे वो तो लोग कि इंडिया ग्रेट हो रहा है या हो चुका है। जब उनके राइट लाइक राइट, इंडिया को बहुत सब्सटेंशियल दिखना पड़ेगा। इंडिया हैव टू बिकम लाइक सब्सटेंशियल इन चाइना, लाइक चाइना के स्केल पे जब इंडिया आएगा, तब लाइक लोग झुकना स्टार्ट करेंगे। लोग कर रहे हैं बट होल एग्जैक्टली, हार्टेडली कोई कर नहीं पा रहा है, अग्री नहीं कर पा रहा है। एंड लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इंडिया वुड बी अ बेटर वर्ल्ड गुरु और लाइक बेटर सुपर पावर। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी का है ना कि मैंने कब चाहा कि कर लूं जग को गुलाम। तो जब ये लाइनें जब आती हैं तो हम नहीं चाहते भाई आप हिंदुज्म को फोर्सफुली फॉलो करो। अगर आप घुस जाते हो ना, कि जैसे एक जोक था कि कुछ सर्टेन रिलीजन के लोग एक गीता और भगवत गीता बाकी लोगों में फ्लॉज निकालने के लिए बैठे थे, फिर वो वापस कन्वर्ट हो गए। ऐसा ही करके जोक था कि लाइक वो फ्लॉ निकालने तो बैठे लेकिन वापस कन्वर्ट हो गए। तो आपको समझ में आता है कि योर आप एक ह्यूमन हो, आप सर्टेन चीजों से गुजरे हुए हो, आपकी डीएनए को पता है क्या सही है क्या गलत है। जब आप लॉजिक में राइट घुसते हो राइट, ना, लॉजिक ओवर एवरीथिंग भाई, कि हम मैं तो सनातन होता ना मत मानो, आप लॉजिक को मानो ना। आप बोलते हो अगर 8 साल की बच्ची का शादी हो जाना चाहिए तो बायोलॉजी झूठ है,
इवोल्यूशन झूठ है, ह्यूमन एनाटॉमी झूठ है, और फिर आपका रिलीजन ही फिर सबसे ऊपर है। वो लॉजिक तो फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। तो अगर आप अरे लुक वेट, इस मैं लाइन में। यहाँ पर जो हाँ। आपको 8 साल का बोला था, मैं कुछ और ही सोच रहा था, वही मैं सोच रहा कि इसको मत लो फिर से वो चीज चालू हो जाएगी। नहीं भाई, वो ओके, ये वाला पार्ट कट कर देना। मैं तो रख रहा हूँ भाई, अरे मैं रख रहा लिटरल। हूँ। मुझे कुछ नहीं भाई, अपना जो सच है तो सच है उसमें। हाँ, तो फिर सच से याद आया, फिर अभी जो हमारा लास्ट सेगमेंट हमने डिस्कस किया था कि सॉरी, हाँ, एंशियंट स्कॉलर्स, एंशियंट स्कॉलर के बारे में, लाइक पिंगला हो गया, जो फिबोनाकी सीरीज जो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं, तो वो पिंगला से बोलते हैं कि अगेन यहाँ पे विजन्स की जो बात आती है कि आपको कैसे पता चली सर्टेन चीजें मैथ्स में, गुरु भाई वो आपको ओरिजिन से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज जो रामानुजन के साथ हो रही थी कि उन्हें सीधे आप प्रूफ्स पते थे, बट उनके बीच का वो मेथड नहीं पता था कि ये हाँ, प्रूफ तक पहुंचे कैसे। तो सेम राइट फिबोनाची राइट। सीरीज में जैसे सनफ्लावर का है कि 1 3, लाइक वो जो पिछला नंबर ऐड होके आगे आगे लगातार जाते रहता है। तो एक पिंगला हो गया, फिर आर्यभट्टा ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की है, लाइक ऑलमोस्ट सभी अरिथमेटिक ज्योमेट्री, ऐसा लग रहा है कि सब भाई वो बंदे ने पूरा ही बना दिया है गॉड अरे लोग, ये लेवल। ना आपने बहुत सही टॉपिक लिया है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कंटिन्यू, अभी गो ऑन। रिसेंटली ना, आई एम रिसेंटली, अभी मैं एक बुक लिख रहा हूँ। सेकंड हम्म। बुक ये जो होगी मेरी, इसमें हाँ। मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द एंड। काफी सारे मतलब मैंने बुक्स पढ़ी हैं इस बुक के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है जब से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ इस बुक को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ। जिसमें मैंने आर्यभट्ट से स्टार्ट किया है, तो उनकी हम्म। आर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम से लेकर फिर ब्रह्म सिद्धांत, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, सब कुछ मैंने कवर किया है। मैथमेटिक्स, आयुर्वेद, और अपना एस्ट्रोनॉमी, और फिर इसको एंड तक ले गया हूँ, सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, सब कुछ एकदम एंड तक मैंने इस बुक में कवर किया है। अभी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, इट्स ऑन द वे। बट इस चीज में ना मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि मेरे पास ना कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि हम लोगों को हमारे एंशियंट साइंटिस्ट का वर्क पढ़ना है, तो उनके हम्म। बारे में जानना है। क्यूरियोसिटी सभी में है, जानने की है। तो उन्हें मैं ऐसे सजेस्ट करता था कि स्टार्ट रीडिंग समथिंग। सबसे पहले मैं पूछता था कि आपको किससे रिलेटेड बुक पढ़ना है। तो जैसे किसी ने बोला मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, मुझे अलजेब्रा पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है कि पहले कैसे लिखा जाता था वगैरह, तो मैं जैसे उन्हें सजेस्ट किया कि आप लीलावती पढ़ो, भास्कराचार्य की लीलावती में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम्म। तो जैसे एक बंदा है, वो स्टार्ट किया पढ़ना, 2 दिन के बाद पढ़ के बोलता है कि उसमें तो यार हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ, संस्कृत के श्लोक हैं, समझ में नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, 2 3 ही पेजेस पढ़े, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो देयर आई गॉट एन आइडिया कि क्यों ना इस सब कुछ को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए इन मॉडर्न टर्म्स, ताकि लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पाए, वो क्रक्स पहुंच पाए कि सब कुछ में है क्या। क्योंकि इंसान प्रयास तो करता है, बट वो 2 पेज पढ़ के ही हताश हो जा रहा है, वो सोच रहा है नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा। तो वहां से आई गॉट एन आइडिया कि इसको कवर करना चाहिए। तो इसीलिए ना ये सब कुछ को एज अ होल क्रक्स मैंने लिखना स्टार्ट किया है। और अब आर्यभट्ट से पूरा कवर करते हुए इसमें आयुर्वेद का भी आपको बहुत ही सब्सटेंशियल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट मिलेगा। अब मेरे को ना पढ़ते पढ़ते कई सारी चीजें ऐसी पता पड़ी जो मुझे पहले नहीं मालूम था। जैसे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको भी नहीं मालूम होगा ये। बताइए। तो अपने जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में टर्म होती है पीडियाट्रिक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें कि बच्चों बच्चे का लोग। जो डॉक्टर होता है, हाँ पीडियाट्रिशियन जिसे बोलते हैं। हम्म। तो उसकी स्टडी को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। अब हमारे आयुर्वेद में भी ना अलग से ये चीज थी, अलग से पीडियाट्रिशियन हुआ करते थे जिसे कुमार भृत बोला जाता था। ओके। ओके, सो कुमार भट्ट के लिए जो सबसे पुरानी किताब जो हमें मिलती है ना, सबसे पुरानी से मेरा अर्थ है जो हमारे पास है आज, जिसकी नॉलेज हमें है, वो हमें मिलती है काश्यप की, काश्यप संहिता जो उन्होंने लिखी थी। हम्म। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया हुआ है पीडियाट्रिक्स का, कि बच्चे को रखना कैसे है। जो 16 संस्कार का अपन लोग बात करते हैं ना, कि जीवन में 16 संस्कार, वो सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। उन्होंने बताया कि संस्कार असल में है क्या, कैसे, और सब कुछ साइंटिफिक टर्म्स में है। बट बात यह है कि उन साइंटिफिक टर्म्स को अपन समझ नहीं पाते हैं। भाषा का एक जो बीच में एक बैरियर आ जाता है उस कारण से। तो वो चीज, अब मैं जो फैक्ट की बात कर रहा था ना, ये फैक्ट नहीं था, वो सिर्फ ये तो इस नॉलेज की जो पता था, फैक्ट बताता हूँ मैं। तो रावण जानते हैं ना अपन लोग, रावण था, हम्म। रामायण वाला रावण, श्रीलंका हम्म। वाला। जी। तो उसने एक बुक लिखी थी, उसने एक बुक लिखी थी कुमार तंत्र नाम से। ओके। ओके,
कुमार तंत्र जो बुक थी वो भी एक पीडियाट्रिशियन मतलब पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड बुक थी, कुमार तंत्र। अब इस बात को समझो, कुमार भ्रत जो होता है वो पीडियाट्रिशियन को कुमार भ्रत बोला जाता है। और उसकी जो बुक थी कुमार तंत्र, तो वो भी उसने बच्चों पर वो बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बच्चों के डिजीजेस के बारे में मेंशन किया हुआ था, और मेंशन किया हुआ था उनकी मेडिसिन के बारे में कि कैसे उन्हें अपन ट्रीट कर सकते हैं। अब इस बात पर ना कई बार ऐसे क्वेश्चन उठता है कि वो तो काफी समय पुरानी बात हो गई, तो अपने पास उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं है, अपने को बुक भी नहीं मिली है, तो अपने पास प्रूफ क्या है कि उन्होंने लिखी थी। तो ना कई जगह ऐसे उसका मेंशन आता है, मतलब कुमार तंत्र का मेंशन आता है कि रावण रावण ने कुमार तंत्र बुक लिखी थी। तो इसकी कालिदास उसका मेंशन करते हैं, कुमार तंत्र बुक का उसका मेंशन करते हैं कि रावण ने ये ऐसी बुक लिखी थी। और इससे रिलेटेड एक कहानी भी है। वो थोड़ी सी इलॉजिकल हो जाएगी मैं अगर बताऊंगा, तो इसलिए उस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। बट हम्म। उसे हाँ मैंने बुक में कवर किया है, तो लेट्स होप कि मतलब वो बुक जल्दी कंप्लीट हो। एंड जी जी। वो उससे ना उस बुक में काफी सारी चीजें आपको ऐसे पढ़ने को मिलेंगी इससे रिलेटेड, बहुत सारी इसमें। ठीक है, एक कॉपी मेरे पास भिजवा देना, मैं पढ़ूंगा उसे। बिल्कुल। और ये लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट वी कवर्ड, लाइक ये जो बेसिक है हमने लाइक बेस बना दिया है आगे आने के लिए, कि बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ मैं ऑडियंस को छोड़ रहा हूँ कि आपके, देखिए मैं नहीं आपको पूरा वेद साइंस मैथ्स में पॉडकास्ट में नहीं पढ़ा सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ। द रीजन ऑफ दिस पॉडकास्ट करना जयरी भाई के साथ, लाइक जय भाई के साथ, वो ये है कि आपको सेगमेंट मिल जाए कि एक स्पीड इज लाइक डायरेक्शन इज ग्रेटर देन स्पीड, कि आपको डायरेक्शन मिल जाए और आप अपने स्पीड के हिसाब से वो सर्टेन चीजें अचीव कर पाए और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर पाए, है ना। तो फिर एक फनी चीज आज ये हुई कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की हम लोग ने बात की, और जिस बुक पे मैं लाइक ये सारे क्वेश्चंस और सब लिख रहा हूँ, उसके लास्ट के कोने में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अरे नहीं कोट है। दिख रहा है। नहीं दिखा होगा, वो शायद बैकग्राउंड की वजह से। अ, 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 हाँ अ, कोट ऐसे बोल दो, नहीं नहीं शो नहीं हो रहा है, वो बैकग्राउंड में बोल हटा देता दिया। हूँ। हाँ, तो उसमें एक है, ओनली वन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू अ कॉज विद हिज होल स्ट्रेंथ एंड सोल कैन बी अ ट्रू मास्टर। तो ये जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़िया से कवर कर सकता है, और आपको एक थोड़ा सा डेडिकेटेड स्टेप लेना पड़ेगा। ये कोई साइंटिफिक चीजें नहीं, फिलोसॉफिकल चीजें हैं जो सेम वेद साइंस मैथ्स को कवर करता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है। और उसके पहले वाले पेज पे बहुत ही फनी है, बट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन दैट इज सिंपल नीट एंड रॉन्ग। इसका यही मतलब है ओके। कि, हाँ, तो अगर आप सोचते हो कि एक बहुत ही हाँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और मैं इसको कैसे सिंपली बहुत अच्छे सॉल्व कर दूं, फिर सिंपल नीट एंड रॉन्ग, तो आपको थोड़ा घुसना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। और ये दूसरा वाला कोट था हेनरी लुई मेनकेन के, ठीक है। तो आप ओके। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बुक नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप लोगों को पढ़िए कि लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। आप इनको इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी होगी कि यार इसने ये सब सोचा कैसे। सो डेफिनेटली किन चीज़ों से वो अपने लाइफ के थ्रू गए हुए हैं, किन किताबों को अध्ययन किया है उससे। और अगर आप वो किताबें पढ़ सकते हैं जो उन्होंने पढ़ी है, या फिर उनकी किताबें पढ़ सकते हैं जो उन्होंने लिखा है, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा अच्छी इस प्लेस में हो पाएंगे। सो एनी एंडिंग रिमार्क्स जेरी भाई? ओके लुक, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि क्यूरियोसिटी इज समथिंग दैट डिराइव्स अ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो जिसकी अपन बात इतनी टाइम से करते आ रहे थे। तो हम्म। वो जो चीज है ना वो मरनी नहीं चाहिए। आई मीन डेफिनेटली। एक स्टूडेंट वाली जो चीज है ना वो पूरी होल लाइफ तक चलनी चाहिए। एंड दैट इज समथिंग, मतलब एक होना चाहिए ना जो कि आपको हमेशा ड्राइव करता रहे, हमेशा आपको पुश करता रहे। एंड दैट बिल्कुल। मस्ट बी क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो हमेशा आपको नई चीज सीखने पर या फिर जानने पर एकदम मजबूर करती रहेगी। फन फैक्ट एंड मैं ऐड कर देता हूँ बहुत आपको। बहुत हाँ, फन फैक्ट इसके ओके। आगे ऐड करता हूँ कि जो ये तो मेरा द वीआईपी शो पे मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईडी पे, बट ये सेम चीज मैंने मेरे भाई के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया, उसका नाम है ट्रिवियम। सो जो ट्रिविया करता है उसका नाम त्रिविक्रम है, मेरा नाम विपुल मिश्रा है, तो ट्रिवियम हमने बनाया है। और उसका जो बेस ओके। हमने आगे लिखा है वो है क्यूरियोसिटी इज द क्योर। ये हमारा टैगलाइन है, क्यूरियोसिटी इज द क्योर। अगर आपको कुछ भी चीज की अगर बहुत अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हो ना लाइफ में, तो आपके सुस्ती का राज क्यूरियोसिटी इज द क्योर है। ठीक है, आपका क्योर हाँ तो क्यूरियोसिटी है। ऐसा ही सेड कि यूनिवर्स इज राउंड, मतलब वो सबको चीजें यहीं जाके मिल रही है। बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट आ गया, उसी पेज पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।
एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाँ बारे में बातें होगी, टाइम ट्रेवल, जनरल रिलेटिविटी वही। थियरी के बारे में बात हो गई, उसी पेज पे लिखा हुआ था। सो काफी अच्छा एक कॉस्मिक रिलेशन आज बना चेरी भाई के साथ। और बहुत सारे पॉडकास्ट लगातार मैं ट्राई करूंगा, एक वीकेंड पे अब एक एक टॉपिक को लेके इसको डीप में जाया जाए। हर सैटरडे हर संडे अगर आप फ्री हो तो हम करेंगे इसको, तो लगातार अपना भी सही से बन जाएगा, है ना। तो आप एक मेरे ख्याल से ना, एक कोई भी सुन रहा है इसको एंड तक, पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, अगर कोई सुन रहा है तो एक नोट और नोटपैड के साथ बैठना, जो भी आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे उसको लिख के उस पर आगे रिसर्च अपना आप स्टार्ट करो। और रिसर्च इज अ ब्यूटीफुल लाइक प्रोसेस यार। रिसर्च रिजल्ट छोड़ा आपको क्या मिलेगा, जो रिसर्च आप करते करते ना आपको डेस्टिनी में अलग ही मिल जाएगा। अरे यार ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। मेरे को जीन ऑल्टरेशन बहुत अच्छा लगा, कि मैं जीन को कैसे ऑल्टर करके एक नया ह्यूमन ही फॉर्म बना दूं, एक नया ह्यूमन बना दूंगा मैं, क्या पता कोई बना दे, किसी के मन में क्या आ जाए। मैं ऐसे सोचते रहता हूँ एक कैप्सूल आ जाए अपने पास, तो वापस दोबारा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एनर्जी सीक्रेट करता रहेगा, प्रोटीन कार्ब्स जो भी रिक्वायर्ड है। विल गो ऑन थॉट्स सम अदर पॉडकास्ट, बट थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय ऑडियंस। थैंक यू जेरी भाई, बहुत मजा है आपसे अरे बात करके। कैसा रहा आपका थैंक एक्सपीरियंस? यू फॉर हैविंग मी। अरे ग्रेट यार, इट वाज रियली प्लेजर बीइंग हियर। मेरे को मतलब काफी समय से बात करनी थी, लंबी बात बहुत टाइम से किसी से की नहीं थी अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो चीज है ना, ये वही चीज जब अच्छी लगती है, जब सिमिलर माइंड्स के लोग बैठते हैं एंड दे टॉक बिल्कुल भाई। अबाउट टॉपिक्स जो कि जनरली अपन लोग किसी से बात नहीं कर सकते जनरली फैमिली गैदरिंग में या फिर ऐसा हाँ कुछ हाँ। बैठ के आप ये सब कुछ बात टॉपिक्स पर बात नहीं कर सकते हो। तो हाँ, इट वाज रियली ग्रेट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। फैमिली गैदरिंग में शायद मैं बात कर सकूं, मेरी बहन संस्कृत में पीएचडी कर रही है, मेरे भैया फिजिक्स में पीएचडी अच्छा हैं अच्छा। ऑलरेडी। तो शायद उनको मैं कभी अरे बुलाऊं, और ग्रेट। आपको भी श्योर बुलाऊंगा, लाइक ताकि आप अच्छा बेटर उनसे क्वेश्चन पूछ पाओगे। मुझे मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ और उनके थ्रू लर्न कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बुक लेके पढ़ने बैठता तो मुझे बहुत टाइम लगता। सो आई चूज दिस पॉडकास्ट रूट, कि मैं जिसको भाई पता है उसको मैं फेस टू फेस उस टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो बुलाऊंगा, और नोट करूंगा और वापस सुनूंगा, फिर क्या कुछ टाइम पे सुनने के बाद क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे अगले एपिसोड, या बेसिकली इज अ ट्यूशन फॉर मी। सो पॉडकास्ट ब्रिलियंट भाई। अरे घर पर एक मतलब ऐसे पूरा फिजिक्स पीएचडी है, तो ये रियली ग्रेट एक बेसिस है जिससे आप सीख सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं उनको भी बुलाऊंगा। उनसे उनका क्या है ना, वो प्रोफेसर हैं अलग कॉलेज में, तो उनसे अच्छा डेट्स नहीं अच्छा। मिल पाते। हाँ, तो फिर उनको कभी डेट फिक्स होता है किसी वीकेंड वगैरह पे, तो मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आप बढ़िया में को होस्ट बन के उनसे जितना डीप आप जा सकते हो उनसे बढ़िया पूछना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम भाई।